जो 2 टीचर्स थे वो जो हमने परमानेंट देखे वहाँ पे, एक हमारे पीटीआई गुरुजी और एक हमारे ड्राइंग गुरुजी। बस पकड़ने के लिए हम 5-5, 6-6 किलोमीटर चलते थे। भर्ती के लिए आई हूँ, बस कुम्हाटी पहुंचूं और 3 नंबर शूज लेके चले गए। जब मैंने पहना तो वो इतने ज्यादा टाइट थे, मतलब मैं फिर नंगे पैर दौड़ी हूँ। फिर जब मैंने डायरी खोली उसमें सर्कुलर लगे होते थे, कभी स्टेपल होते थे, उन्होंने की कोई चीज चाहिए पर्टिकुलर डे के लिए, वो मुझे समझ नहीं आते थे मोस्ट ऑफ द टाइम उसकी लैंग्वेज सर्कुलर्स की, कि मेरे बेटे को मेरी वजह से सहूलियत होनी चाहिए, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तब मुझे लगा लाइफ में कि नहीं, अब मुझे पढ़ना ना फिर से शुरू करना है। मैं बेटे को खाना बनाते बनाते किचन में पढ़ाती थी, फिर उसको सुला के 11 बजे के बाद खुद पढ़ती थी। 39 में कंप्लीट कर चुकी थी मुकुल जी। जब फिटनेस की जो घंटी बजी है मेरे जीवन में, जो भी आप काम करें जिंदगी में उसमें आप अपना 100% दें, ऐसा कोई भी नहीं है चीज जो आप कर नहीं सकते हैं। नमस्कार देवी और सज्जनों, मेरा नाम है मुकुल देव रक्षपति और आप द रक्षपति पॉडकास्ट का एक और एपिसोड देख रहे हैं और ये है वुमेन्स डे स्पेशल। हमारे बीच में कुछ ही देर में वुमेन्स डे आने वाला है और बहुत से ऐसी विभूतियां हैं, ऐसी हस्तियां हैं जिनके बारे में आप लोगों को पता भी होगा, उन्हें हमने सेलिब्रेट भी किया है। और आज ऐसी ही एक हस्ती से आप लोगों को मिलाएंगे जो आपको इंस्पायर भी करेंगी, एस्पायर भी करेंगी और उसके साथ साथ आपको आगे बढ़ने का एक जज्बा इनकी कहानी देगी। देवी और सज्जनों, आज हमारे बीच में है मधु पठानिया जी। मधु पठानिया जी हमारे बीच में असिस्टेंट कंट्रोलर है फाइनेंस डिपार्टमेंट में, लेकिन इससे पहले ये रह चुकी हैं पुलिस ऑफिसर। उससे पहले ये गांव की पृष्ठभूमि से आती हैं और उस गांव में जब इन्होंने स्टडी करना स्टार्ट किया, वहां से लेकर यहां तक का जो सफर था, उस सारे सफर के बारे में जानेंगे और किस तरह से ये यहां तक पहुंची हैं। और जो अगर आप इनके सोशल मीडिया देखें तो वहां पर ये जो एक्सरसाइजेज हैं अपनी योगा जो है उसको दिखाती हैं, मूवमेंट्स हैं उसको दिखाती हैं, तो उन सब के बारे में बात करेंगे। ये एक ऐसा एपिसोड होने वाला है जो आपको इंस्पायर करेगा, एस्पायर करेगा और मोटिवेट करेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ सबसे पहले मधु पठानिया मैम, थैंक यू वेरी मच, आपने समय दिया और आप यहाँ पर आए और आप अपनी कहानी यहाँ पर शेयर कर रही हैं। थैंक यू सो मच मुकुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। मधु पठानिया मैम, जैसे कि हमने यहाँ पे बताया आप अभी असिस्टेंट कंट्रोलर है फाइनेंस में जी। उससे पहले की जरा कहानी की बात करें, आप पुलिस में थे जी। उससे थोड़ा पहले आए, आपने अपनी पढ़ाई पूरी की और अब जब हम बिल्कुल शुरुआत से शुरू कर रहे हैं, आपका जन्म जो आपने बताया भी था ऑफ द कैमरा की आप यहाँ पर सोलन में एक जगह है भोजनगर, उसके आसपास में आपका गांव पड़ता है, छोटा सा एक गांव है। हम जानना चाहते हैं उस मधु को जो बिल्कुल अभी एक छोटी बच्ची है और उसके जीवन में जब वो वहां पर जब थोड़ा होश संभालती है और उसको पता लगने लगता है आसपास की चीजों का, तो वो मधु पठानिया उस समय पर क्या करना चाहती थी और उस तरह का जो उस समय का गांव का माहौल था, जो चीजें थी वहां पे, आप उसको किस तरह से देखती हैं? क्या आपकी उससे जिसे कहते हैं टेक अवेज क्या थे, कि वो माहौल कैसा था और क्या आपने उस दौरान देखा, और अभी जब आप उसी जगह पे वापस रिविजिट करती हैं तो कितना बदलाव अभी वहां पर आया है? मुकुल जी, मेरा जन्म एक बहुत ही छोटे से गांव में हुआ है और मैं किसान परिवार से संबंध रखती हूँ। मेरे माता पिता किसान हैं। जब मेरी शुरू की पढ़ाई भी वहीं पे हुई है, मेरी प्राइमरी और मिडिल क्लास की पढ़ाई, क्योंकि जब उस टाइम पे वहां पे सिर्फ मिडिल तक का स्कूल होता था। तो मैंने जब मेरी पढ़ाई शुरू हुई तो वहां पे मतलब ऐसे कोई सोच नहीं होती थी। हमारा सिर्फ चाइल्डहुड ऐसा होता था कि अभी बस हम स्कूल से आ रहे हैं, वो स्कूल का काम करना है और उसके बाद फिर घर का काम निपटाना है और फिर खेलना है। मतलब बहुत ही जैसे गांव के बच्चे होते हैं, कुछ सच कोई ऐसी इच्छाएं नहीं थी। पर जब मैं मिडिल स्कूल में गई हूँ तो मेरे लाइफ में मुझे लगता था कि मुझे ना कुछ तो करना है। मेरे पापा हमेशा बोला करते थे कि बेटा पढ़ो, कुछ लाइफ में बनो, नहीं तो मेरी तरह मिट्टी ही खोदते रहोगे। आपके जैसे आपने बताया किसानी में थे जी, जी। तो पिताजी केवल किसानी पर पूरा घर जो है वो डिपेंडेंट था? जी नहीं मुकुल जी, वो पोस्टल डिपार्टमेंट में ब्रांच पोस्ट मास्टर थे। तो आपको पता है जो इंडियन जो पोस्टल डिपार्टमेंट है, जो उनकी ब्रांचेस हैं वो बहुत रिमोट एरियाज में है। हमारे गाँव में क्योंकि कोई बैंक नहीं है, कोई रोड नहीं था उस टाइम पे, तो मेरे पापा एक रेंट पे लिया हुआ शॉप चलाते थे, वो एक हमारे स्कूल के पास गाई घाट में, और उसी में ही वो पोस्ट ऑफिस भी रन करते थे। तो वो रेगुलर नहीं हुए, जबकि उन्होंने
46-47 साल सर्विसेज दी हैं इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट में एज ब्रांच पोस्ट मास्टर। अच्छा, 40-47 साल ब्रांच पोस्ट मास्टर रहे, लेकिन वो रेगुलर नहीं हुआ। और इतना पैसा मेरे पापा के पास जमा होता था पोस्ट ऑफिस में, जितना शायद किसी बैंक में ना होता हो, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है मेरे पापा के पास था। मतलब अब तो वो रिटायर हो चुके हैं, तो बहुत बड़े एरिया में क्योंकि बैंक नहीं थे, लोगों को पता भी नहीं होता था, तो मेरे पापा उनको सेंसिटाइज करते थे कि पैसे हमेशा बैंक में, इसमें पोस्ट ऑफिस में डालें, ऐसी ऐसी सुविधाएं हैं, आपको इतना इंटरेस्ट मिलेगा। और गांव के लोग मुकुल जी, मैंने जब हम छोटे होते थे तो हमारे गांव में मैं देखती थी कि गांव के जितने भी लोग थे सारा दिन वो सब खेती बाड़ी करते हैं उस साइड। कोई भी मेरे परिवार में कोई भी नौकरी में नहीं था तब तक। और जितने भी गांव के लोग थे, दूर दराज के गांव के लोग भी, या हमारे रिश्तेदार दूर दूर तक, आपको पता है कि दूर दूर गाँव में ही रिश्तेदारियां होती है। सारा दिन वो काम करेंगे खेतों में और शाम को वो हमारे घर आएंगे, रात को मेरे पापा के पास पोस्ट ऑफिस का काम करवाएंगे। तो मेरे पापा रात को 10-10 बजे पोस्ट ऑफिस का काम कर रहे होते थे और सारा दिन वो भी खेतों में काम करेंगे। मेरी मम्मी, जो कि ऐसा कोई जानवर नहीं था उनके पास, बकरी, भेड़, बैल, भैंसे, गाय, इतना कुछ, सारा दिन खेतों, मतलब वो काम करने के बाद बेचारे रात को, कोई ऐसा दिन नहीं देखा मुकुल जी मैंने अपने चाइल्डहुड में जब हमारे घर में कोई लोग ना हो। कोई भी होता था, वो कोई भी आ रहा है मेरे पापा के पास और उनको नहीं पता होता है कि कब संडे है, कब मंडे है, कोई हॉलीडे है, मतलब किसी भी दिन, मतलब किसी का कोई भी काम हो रहा है। उन्होंने 47 इयर्स जॉब किया। जी, वो मतलब 46 से तो अबव है जहां तक मुझे याद है। चलिए मान लेते हैं 40 मान के चलते हैं, तो आप कह रहे हैं कि 40 दिन या फिर थोड़ा समय के बाद जो है उन्होंने 24 घंटे 7 दिन काम किया। हाँ जी। रेगुलर फिर भी नहीं हुए। रेगुलर फिर भी नहीं हुआ है, करते नहीं है, ये पता नहीं, मुझे नहीं पता। एक बार उनके पास आया था मौका, वो शायद रेगुलर हो सकते थे, बट उनको ट्रांसफर बाहर लेनी पड़ रही थी। तो मेरे पापा ने फिर वो ऑप्ट नहीं किया था, उन्होंने वही चूज किया कि नहीं मैं यही रह लूंगा। और उस वजह से फिर पापा को लगता था कि मैं बाहर भी जाऊंगा तो इतनी कमाई नहीं कर पाऊंगा, या मैं खेती बाड़ी छोड़नी पड़ेगी, घर परिवार कैसे देखूंगा। शायद उस वजह से उन्होंने ये डिसीजन लिया था। फिर वो उनको ऐसा भी लगता था कि इतना तो इससे मिल ही जाता है कि मैं अपने परिवार का राशन का खर्चा उठा लेता हूँ। जी, तो आप कितने भाई बहन थे? हम 3 भाई बहन हैं। अब जब ये वाला माहौल है, इसमें आपके पिताजी नौकरी करते हैं, लेकिन क्योंकि सरकारी नहीं है, पूरी सरकारी नहीं है जिसे बोला जाए, तो आप जब छोटी थी तो ऑब्वियसली ये समझ है मुझे कि भाई गाँव में सभी लोग इकट्ठे मिलके काम करते हैं, तो बच्चे भी एक समय के बाद इकट्ठे मिलके काम करते हैं। और पिताजी, जैसे आपने बताया, वो हमेशा कहते थे कि भाई पढ़ो लिखो तभी कुछ बन पाओगे। जी। पढ़ने लिखने में इंटरेस्ट था आपको? पढ़ने में इनिशियली तो काफी इंटरेस्ट था मुकुल। मतलब वहां पे ऐसे क्लास में हमेशा पोजीशन होती थी मेरी, जैसे मुझे याद है 1st, 2nd, 3rd। इसलिए याद है क्योंकि घर में ना फिर घर आके हमें गुड़ मिलता था खाने के लिए। अच्छा भाई, अगर फर्स्ट है तो गुड़ मिलेगा? नहीं, मतलब हमारा जब भी रिजल्ट आउट होता था तो घर में गुड़ बढ़ता था। तो क्योंकि 8th तक की स्कूल था, फिर धीरे धीरे थोड़ा सा वो होता है, टीचर्स नहीं थे हमारे स्कूल में। हमें सिर्फ इतना होता था कि बस स्कूल जाना है, आके घास काटना है। हम घास काटते थे या लकड़ियां लानी, ये वाले काम हमारे होते ही थे घर पे। पढ़ाई होगी तो केवल स्कूल में होगी और उसके थोड़ा जितना होगा वो थोड़ा होगा, बाकी घर आके हमें ऑलरेडी काम असाइन किए होते थे। मम्मी पापा मिलते नहीं थे घर पे, हम आते थे हमने कपड़े बदलने। कभी हमारे कपड़े बाहर मम्मी ने पेड़ पे रखे होते थे कि वहां आके बस कपड़े डालो, खाना खाओ, और फिर उसके बाद हम, जैसे मैं घास काटती थी, मेरा छोटा भाई जो अब चीफ मैनेजर है SBI में, आजकल बैंगलोर है, तो वो घास ढोते थे, मुझे काटना है, उनको ढोना है, और बस। और उसके बाद हमें सिर्फ होता था कि खेलना है। अच्छा, मतलब पढ़ाई का कोई नाम नहीं है, कोई नाम नहीं है पढ़ाई का, क्योंकि टीचर्स नहीं थे मुकुल जी। मुझे याद है जब मिडिल क्लास तक हमारे जो 2 टीचर्स थे वो जो हमने परमानेंट देखे वहां पे, एक हमारे PTI गुरुजी और एक हमारे ड्राइंग गुरुजी, जिनको हम श्री भक्तराम तनवर जी हैं वहां के लोकल। तो वो संडे भी हमारे ऊपर इन्वेस्ट करते थे, क्योंकि उस टाइम मुकुल जो मिडिल क्लास थी वो बोर्ड की क्लास होती थी, और हमारे एग्जाम देने में धर्मपुर आए थे हम। सोचे कितने मुश्किल दिन रहे होंगे। आप 10वीं तक इसी सेटअप में पढ़े? 8वीं तक या कितने? 8वीं तक था वो स्कूल, 8वीं तक। हाँ जी। आप ये कह रहे हैं कि 8वीं तक आपके स्कूल में केवल 2 टीचर थे, मतलब जो परमानेंट थे, बाकी एक हेडमास्टर थे, बीच में थोड़े दिन आए। आप ये बोल ही नहीं सकते हो कि हमारी कोई बल्कि मुझे याद है कि एक हमारे पियन अंकल होते थे, मामा जी बोलते हैं उनको, हमारे पुरोहित परिवार से हैं वो। उन्होंने अपने बेटे को वहां पे, वो क्योंकि पढ़े लिखे थे, हमारे लिए लगाया था स्कूल में कि कुछ पढ़ा देंगे इनको। तो हिंदी पढ़ाते थे वो हमें, फ्री ऑफ कॉस्ट ही पढ़ाते होंगे। किसने देने थे उनको पैसे उस टाइम? कोई ये जो आजकल इतनी सारी कमेटीज बनी है, उस टाइम तो कुछ होता ही नहीं था। मैम, मुझे ये चीज को थोड़ा सा क्लियर करना है। आप ये कह रहे हैं कि बाकी आए गए टीचर ऐसा, क्योंकि रिमोट है मुकुल जी, वो वहां पे इतना मुश्किल था उस टाइम पे आना जाना। अब तो वो सीनियर सेकेंडरी स्कूल बन चुका है, वहां तक रोड है। अब रोड है। तो तब उस टाइम रोड नहीं थे और टीचर्स भी आई थिंक कम होते थे। अब सोचें आपके मिडिल क्लास के बच्चे पेपर देने हम धर्मपुर आ रहे हैं,
हैं, कितना दूर है धर्मपुर, गाय घाट से किसी बच्चे ने आना है। तो मुझे आज भी याद है, बेचारे वो कहीं धर्मशाला में रहे थे, बाकी मेरे तो रिलेटिव थे, तो मैं धर्मपुर वहां रही थी। अच्छा। और 9th 10th जो मैंने भोजनगर स्कूल से की है, वो भी तब बोर्ड होती थी, हम डिक्शाई जाते थे पेपर देने, जब बसेस नहीं थी। इतनी दिक्कत आती थी, मतलब 1-2 बस चलती थी उस टाइम नाहन रोड से, जो हमें पकड़नी होती थी। और मुझे याद है कि हम बस में जब डिक्शाई से मोस्टली हम पैदल आते थे घरों के लिए, कहाँ डिक्शाई कहाँ हमारे घर। मैं एक बार इस चीज को दोबारा से वो करना चाहूंगा, जो 2 टीचर रहे वो परमानेंट रहे जो आप बता रहे हैं वहाँ जी जी लगातार रहे? हाँ जी, लगातार पीटीआई और एक ड्राइंग गुरु जी हमारे श्री भक्त राम तनवर जी। हाँ जी, आपको नाम भी याद है? वो उन्होंने बहुत वो रहा है बेचारा उनका, अब हम महसूस होता है आके कि हम हमेशा बोलते थे कि उनका जबकि किसान पृष्ठभूमि से ही संबंध रखता है, वो बेचारे वो संडे के दिन हमें पढ़ाने आ रहे हैं कि बोर्ड की क्लास ही पढ़ लेंगे कुछ। मैं वही पूछना चाह रहा हूँ, जैसे विज्ञान है, गणित है, आपका सोशल साइंस है, ये सारी चीजें वही पढ़ा रहे थे? वही पढ़ा रहे थे दोनों, और 3-3 क्लासेस को साथ पढ़ा रहे थे बेचारे वो मोस्ट ऑफ द टाइम। हमें मुझे याद है कि जब थोड़ी सर्दियां होती थी तो धूप में बाहर बिठा देते, तो जो मुझे सबसे ज्यादा याद है बस वो हम बाहर रट्टे लगा रहे थे, तो खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, और घंटों बोलते थे हम ये, वो बेचारे क्या ही कर लेंगे बच्चों में। एक क्लास को लगा देंगे कि चलो झांसी की रानी पढ़ो, तो हम वो झांसी की रानी पढ़ रहे हैं पूरा दिन। प्रयास उनका ये था कि सबको समझ जाए, लेकिन हाँ जी, पर कैसे सब्जेक्ट भी नहीं था, उसके बाद भी वो इतना करते बहुत बहुत। हमारे पीटीआई गुरुजी हमें वो पढ़ाया करते थे, मैथ्स पढ़ाते थे, जबकि बाउंसर ही जाते थे क्योंकि हमारा बेस बहुत ज्यादा कमजोर रहा है, वो टीचर नहीं मिले हैं तो बेस कमजोर ही रहा। अब आपको पेपर देने जाना है धर्मपुर में बोर्ड। जिन लोगों को नहीं पता, मैं आपको बताना चाहूंगा, पहले हिमाचल बोर्ड में 10वीं से 10वीं 8वीं 5वीं भी बोर्ड की थी। हाँ जी 5वीं। और अब उसके बाद +1 और +2 भी समय समय के साथ हुआ है बीच में। अभी कुछ कई जगह पे नहीं है, कहीं पे है। हिमाचल बोर्ड की बात अभी नहीं करेंगे, हम यहाँ पे वापिस आएंगे। तो मैम ये तो एक ऐसा टाइम हो गया जहाँ पे ऑब्वियसली एक, अब ये शब्द मैं इस्तेमाल करूँ तो बहुत गलत होगा, लेकिन एक फॉर्मेलिटी जैसी होगी कि वहाँ पे सरकार ने स्कूल तो खोल दिया, स्टाफ वहाँ पे है। जी जी जी। तो आप लोग वहां से पढ़ तो गए, यानी कि इंटरेस्ट इसमें केवल इतना था कि भाई क्योंकि घर वालों ने बोला है पेपर देने हैं तो पेपर दे रहे हैं। जी जी जी। और उसके साथ खेलना है बस शाम को खेलना है। और हमारी लाइफ में देखो टीवी होता था तो बहुत चित्रहार हो गया, वो भी एक पर्टिकुलर डे पे आया करता है, आई थिंक फ्राइडे को था। और संडे को रंगोली थी, तो टीवी कभी रामायण महाभारत कम चीजें होती थी हमारे लिए। तो एंटरटेनमेंट का साधन बच्चों के लिए मोबाइल दूर दूर तक कोई होते नहीं थे, और लैंडलाइन भी बहुत कम रेपुटेटेड लोगों के घरों में होते थे। कि हमारे पोस्ट ऑफिस था तो लैंडलाइन था। अच्छा, घर पे लैंडलाइन था सर। तो पर ये था कि हमारे जो एंटरटेनमेंट के लिए खाली खेलना होता था, तो हमें ये था कि बस हम कब इकट्ठे होंगे, गाँव के 2 मेरे भाई साहब हैं वहाँ पे एक साथ में, उनके बच्चे और हम साथ में खेला करते थे। बस वो वही, और वो बेचारे उनके बच्चे हमारे साथ आके घास इकट्ठा करना है, वो सारे काम निपटाने ताकि हम खेल पाए। अच्छा, ग्राउंड में जल्दी जा पाए। जी जी, जल्दी जल्दी खेले। अब जब ये समय निकल गया, आप 8वीं तक वहाँ पे पढ़ी, उसके बाद आप ज्यादा दूर नहीं, भोजनगर उसके पास में ही है, 5-6 किलोमीटर तो है सर वहाँ से जी। वहाँ पे मामा के घर रखा गया मुझे उसके बाद, क्योंकि वो 10वीं तक का स्कूल था वहाँ पे, जो अब सीनियर सेकेंडरी बन चुका है वो भी। अभी तक आपके मन में ये विचार आया था? अब मतलब अच्छा, वो 5 किलोमीटर के एरिया में 2 सीनियर सेकेंडरी स्कूल हो गए हैं? एक, हाँ जी, अब 2 हैं। अच्छा, अब 2 हैं। अब तो बहुत सारे स्कूल हैं, प्राइमरी एक और है बीच में। अच्छा, हाँ जी। चलिए, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो अभी उस समय पर आपके मन में आया था कि भाई जीवन में क्या करना चाहते? जी जी जी। मेरे पापा, जैसे मैंने आपको बताया कि हमेशा यही बोलते थे कि बेटा पढ़ो, लाइफ में तुम्हें कभी भी किसी चीज की जरूरत पड़ेगी तो मैं बैठा हूँ, जो मुझसे बन पड़ेगा मैं करूंगा। तो मैं हमेशा ही सोचती थी कि मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम मेरी तरह मिट्टी खोदें, जबकि मैं अपने पापा की बहुत इज्जत करती हूँ। मेरे पापा ने बहुत कमाया है, हम आज भी अपने पापा के नाम से जाने जाते हैं, माँ बाप के नाम से। पर फिर ये था कि चलो मुझे भी कुछ करना है। तो मैं, वो एक टाइम था मुकुल जी जब मेरे मन में आ गया था कि मुझे नौकरी करनी है। और मैं अभी 8th में नहीं पहुंची थी, और मैं बोला करती थी कि देखना एक दिन मैं ना नौकरी लगूंगी। तो मुझे आज भी याद है, मेरी दीदी वगैरह से भी, मेरे फ्रेंड्स वगैरह जो लड़कियां थी वहां बोलती थी तो क्या करेगी तू? तो फिर मैं बोलती थी पता नहीं, ये तो नहीं मुझे क्या करूंगी कि मैं कितना ही पढ़ पाऊंगी, और कुछ नहीं कर पाई तो मैं पीएन तो लग ही जाऊंगी। वो मैंने अपने मामा जी को देख रखा था वहां, पुरोहित मामा जी को, कि वो चाय बनाते हैं, घंटी बजाते हैं, तो मैं पीएन तो मैं लगी जाऊंगी, घंटी तो मैं बजाई, वो वाली जॉब तो मैं ले ही लूंगी। ऐसा बोला नौकरी का कैसे आया आपके विचार कि भाई नौकरी चाहिए? क्यों ऐसा लगा कभी कि भाई नौकरी से ही बेहतर हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं था। मुझे ये था कि मेरे पापा बोलते हैं कि बेटा कुछ करना लाइफ में, बस वो कुछ करना ना, उससे आया कि नहीं देखना मैं नौकरी करूंगी, मैं निकलूंगी, कुछ करूंगी। ऐसा नहीं था कि गांव में मुझे कुछ बुरा लगता था, बहुत अच्छा जीवन जिया है वो। आज डेट तक भी गांव ज्यादा बेहतर होता है? बहुत बहुत बहुत। मैं अभी भी जाती हूँ, मतलब मुझे बहुत पसंद है गाँव का जीवन। लेकिन जैसे कि अब ऑब्वियसली आपके मन में ये बात आ चुकी थी कि भाई हम लोग जो है ये देखना चाहते हैं कि जैसे आप कह भी रहे हैं कि भाई नौकरी करनी है, चाहे पीएन ही लगूं। आपको जो उस समय पर ऐसे सबसे बड़ी पोस्ट कौन सी पता थी कि ये
सबसे बड़ी पोस्ट होती है? कोई पता नहीं था मुकुल जी। पीएन ही बहुत बढ़िया है। आप हमारे अगर सिस्टम देखेंगे स्कूल का, तो आई डाउट हार्डली किसी बच्चे को पता होगा कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता है, जो गांव के। अब तो फिर भी शायद अब थोड़ा तो सुधार होगा। बच्चे बहुत ज्यादा फर्क पड़ गया, पर हमारे टाइम पे तो कुछ भी नहीं होता था कि बस ये सुन रखा था कि कोई मतलब डीसी होते हैं, बाकी ये नहीं था पता कि बनते कैसे हैं या कौन होते हैं। तो ये मतलब ऐसा लगता था कि कोई बहुत बड़े लोग होते हैं। बाकी क्लास 1 ऑफिसर कोई अगर जैसे वो भी आईएएस लेवल का, तो वो बहुत बड़ी बात होती है। वो तो पता ही नहीं था, वो तो बड़े होते तक बिल्कुल आइडिया नहीं था कि क्लासेस भी कोई चीज है कहीं। अच्छा, डीसी है वो बहुत बड़ी चीज है जो हाँ, मतलब ऐसे बोला करते थे कि वहाँ ऐसा हुआ, तो ऐसे सुनने में भी आता था, तो नहीं लगता था। और जैसे जब मैं आई हूँ तो इनिशियली तो पुलिस में आई हूँ, तो जो सुना था वो यही था कि पुलिस की नौकरी अच्छी नहीं है और एक नर्स की नौकरी अच्छी नहीं है। ये काफी ज्यादा ये बहुत प्रेवलेंट था गाँव में उस टाइम। और एक लड़कों के लिए कहा जाता था उस समय पर, जबकि आप बात कर रहे हैं कि ड्राइवर बनना बहुत बड़ी बात होती, कि जो उस्ताद बन गया तो सारे लोग ही ड्राइवर उस समय पर बनने लग पड़ते थे, अगर आपको याद हो तो। मुझे इतना जरूर याद है कि गाड़ियां होती नहीं थी, और अगर किसी के पास गाड़ी होती थी तो हम उसको ऐसा देखा जाता था कि बहुत बड़ा अमीर आदमी है। तो ये तो था कि वो रेप्यूटेड माना जाता था कि मतलब ये तो क्लास ही कोई और है। तो जो उस गांव की पृष्ठभूमि से, जैसे आपके पिताजी बोलते हैं कि भाई घास भी काटना है, पढ़ाई भी करनी है, हालांकि वो पढ़ाई के लिए आपको ज्यादा पुश करते थे। जी। एग्जाम देने के लिए जब मतलब उस एक, वैसे इसके बीच में एक थॉट बहुत बढ़िया सा है कि अगर आपने कभी नोटिस किया हो कि जब तक हमें लाइफ के स्ट्रगल्स, तब तक स्ट्रगल नहीं लगते जब तक वो सभी हमारे आसपास के लोग भी वही कर रहे हो। जैसे कि अगर आप एग्जाम देने के लिए यहाँ से धर्मपुर जा रही है या दक्षा ही जा रहे थे जी, और वो मैं जो समझ पा रहा हूँ आपके घर से वो कम से कम भी 10 किलोमीटर जी, ज्यादा है ना, और ज्यादा ही होगा। तो तब तक वो लगा था कि लाइफ में स्ट्रगल बहुत है कि पढ़ना नहीं, बिल्कुल नहीं लग रहा था। अच्छा। बल्कि ये भी नहीं लग रहा था, 9th 10th में भी हमारे पास मैथ्स का कोई टीचर नहीं थे। तब ये भी नहीं लग रहा था कि हमें टीचर नहीं मिल रहे हैं, हमारा बेस कमजोर रह रहा है या हम कहीं कुछ कर रहे हैं, कुछ भी नहीं लगता था मुझे उस टाइम। तो सोच ही नहीं होती थी ऐसी शिकायत, बस कोई शिकायत नहीं होती है जिंदगी से, बस आप जी रहे होते हो। मतलब मुझे लगता है बहुत अच्छा टाइम था वो पहले का। तो मुझे लगता है थोड़े ज्यादा ही भोले होते थे पहले, अब थोड़े बच्चे स्मार्ट हो गए। जब सबसे स्मार्टफोन्स आ गए हैं तो बच्चे बहुत स्मार्ट हो गए। हम, मुझे लगता है कि कुछ बहुत ही स्लो बोल सकते हो आप, हम बहुत स्लो थे। और इनोसेंस बोल सकते हो आप। हाँ जी, इनोसेंस बोल सकते हो, इग्नोरेंस अनदर लेवल थी। हाँ, ये भी कह सकते हैं। हाँ जी। इसी पे अगर आगे की बात करके लेकर हम जाए तो 10th आपने वहां से की भोजनगर से, अपने मामा जी के पास में रही, उनके घर से। हाँ, फिर आपको +2 की आवश्यकता पड़ी, वो फिर +2 की आवश्यकता पड़ी। फिर मेरे एक मामा जी स्पाटू में रहते हैं, वहां पे मुझे छोड़ा गया और बॉय स्कूल में मेरी एडमिशन करवाई गई। जैसे ही मेरी एडमिशन हुई वहां पे, तो धर्मपुर में सीनियर सेकेंडरी अनाउंस हो गया उसी साल। पर क्योंकि मेरी एडमिशन हो चुकी थी तो +1 मैंने बॉय स्कूल स्पाटू से की। फिर +2 में मेरी बुआ के बेटे, जो मुझे लगता है किसी के रिश्तेदार आज की डेट में खुद से लेने जाएंगे, मेरे बुआ के बेटे हैं बिट्टी भाई, वो मुझे खुद लेने आए थे स्पाटू के, चल अब तू खुल गया स्कूल, अब तू हमारे पास रहेगी। तो मैं +2 के लिए जो पहला बैच निकला है धर्मपुर स्कूल से, वो उससे संबंध रखती हूँ और अपनी बुआ के घर से मैंने +2 की है। कुछ लोगों को शायद बीच में ऐसा लगा हो, जो नई ऑडियंस यहाँ पे देख रही है, आप लोगों को इन केस ऐसा लगा हो कि बॉय स्कूल से ये कैसे पढ़ी है, तो पहले के जमाने में ये को एजुकेशन था वहाँ पे, वहाँ को एजुकेशन था, नाम वैसा होता था, लेकिन वो +1 +2 के लिए है वहाँ पे ना, बाकी उससे छोटी क्लासेस है वो बॉय स्कूल है, पर +1 +2 को एजुकेशन है वहाँ पे। मतलब अगर आप अपने थोड़ा किसी एक जनरेशन या दो जनरेशन तो ज्यादा होगा, एक जनरेशन आगे से भी किसी से भी अगर आप बात करेंगे तो उन्होंने बहुत ज्यादा चांसेस है ये देखा होगा कि गर्ल्स स्कूल भी है, उसमें भी बॉयज कुछ पढ़ रहे हैं, और बॉयज स्कूल भी है, उसमें लड़कियां कुछ पढ़ रही हैं। वहाँ 2 स्कूल थे, देखो आप, गर्ल्स स्कूल भी है वहाँ पे था, वो 10th तक था। जो +2 था वो खाली बॉय स्कूल हुआ था। तो फिर अगर +2 किसी ने करनी है तो बॉय स्कूल में जाते थे, तो लड़कियां लड़के बॉय स्कूल में पाए जाते थे। ऐसा हो सकता है कि वो सीनियर सेकेंडरी के लिए उन्होंने उसको नाम नहीं रखा हो कि भाई उसको, हाँ, पर वो तब तक बॉय स्कूल ही चल रहा था, सीनियर सेकेंडरी बॉय स्कूल स्पाटू, क्योंकि नाम मेरा, मतलब मेरी +1 वहीं से है, उस नाम वही था स्कूल। तो ये हो गए हमारे धर्मपुर पे पहुंच गए। अब यहाँ पे फेज आता है जब आप कॉप बनती हैं, आप पुलिस में जाती हैं जी। अभी तक आपको ये जानकारी थी कि भाई मुझे पुलिस में जाना है या कुछ करना है? नहीं मुकुल जी, मुझे जो इंटरव्यू था वो मेरा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से आया था। अच्छा, ओके। पहले मैम मैं इसमें थोड़ा सा रोकना चाहूंगा, मैं 12वीं के बेस पे आप इसके आगे पढ़ने की, क्योंकि पिताजी तो पढ़ाना चाहते थे, पर इच्छा थी आपकी? थी बहुत,
मुझ में पढ़ाई के लिए मैं बहुत ज्यादा पढ़ना चाहती थी। मुझे ये था कि मुझे कॉलेज जाना है, मुझे पढ़ना है, आगे कुछ करना है। तो कॉलेज, वो हमारे टाइम में तो बहुत प्रेवलेंट था वो सेंटेंस ना कि नो नॉलेज विदाउट कॉलेज बोला करते थे लोग। तो फिर सब में क्रेज होता है कि यार मुझे भी जाना है कॉलेज, फिर शायद तब आएगी शायद मुझे नॉलेज। ऐसा कुछ अब पता नहीं होता था कि नॉलेज कैसे आनी है। तो कॉलेज के लिए तो मुझे बड़ा शौक था। और जब घर पे बात हुई, जैसे ही मैंने +2 की, तो मुझे याद है आज भी हम ना रसोई में पापा के साथ बैठने के लिए शाम के खाने पे अक्सर बैठते हैं गाँव में लोग, जब चूल्हे के पास सारे इकट्ठे होते हैं, डिस्कस करते हैं। मतलब जो आपके बड़े बड़े मुद्दे होते हैं वो उस टाइम डिस्कस किए जाते हैं। नॉर्मल बात नहीं हुआ करती थी पहले के घरों में। अब हम पापा से शादी के बाद बहुत फ्री बात होती है। पहले तो डर बहुत होता था पापा का कि मतलब पापा किचन में तो हम कमरे में, पापा कमरे में तो हम किचन में। तो बेसिकली जो वो जैसे एक बात कहते भी है, जब कोई जैसे कोई एक ऐसा है कि भाई ट्रिप पे जाना है या मोबाइल खरीदना है, ऐसे एग्जांपल कुछ भी करना है, स्पेशल तभी बैठा जाएगा पिताजी के साथ, उसी दौरान वो बात हो सकती है जहां आप अपनी बात रख सकते हो। तो मुझे आज भी याद है, मैंने बोला कि मुझे पढ़ना है आगे, तो मेरे पापा ने बोला कि बेटा देख, पढ़ा तो मैं सकता नहीं हूँ तुझे आगे, अगर तूने पढ़ना है तो मैं किसी से रिक्वेस्ट तो मैं कर नहीं सकता हूँ किसी के पास तुझे रखने के लिए, और क्वार्टर में तेरे लिए रख नहीं सकता हूँ अकेली लड़की के लिए, तो मैं बाहर तुझे छोड़ूंगा नहीं। एक कंजर्वेटिव तो जगह से आप आए। जी, उनको लगता था कि ये गांव का बच्चा, मैं इसको बाहर कहाँ रखूंगा, इसके लिए स्पेसिफिकली क्वार्टर लूंगा, ये अकेली कैसे रहेगी। सोच भी नहीं थी किसी की उस टाइम पे। अब जैसे हम निकले भी नहीं थे कभी मुकुल जी बाहर। मुझे आज भी याद है, हम स्पार्ट 2 पढ़ती थी, बुआ के घर में रही हूँ तो सब ऐसे घर की तरह ही फील होता है। तो माँ बाप को भी नहीं लगा कभी कोई ऐसे स्पेसिफिकली खर्च नहीं देने पड़ते थे माँ बाप को। खर्चे तो चलो होते ही हैं, पर ऐसे कि आप क्वार्टर रख रहे हो, वहां स्पेसिफिक कोई खर्चे कर रहे हो। खर्चे शायद पापा उठा लेते, पर उनको लगा कि बेटी को कैसे भेजना है बाहर अकेली। तो मेरे पापा को यही था कि देख ले, तेरी मम्मी कर लेगी, तेरे मामू से बात, अगर तेरे मामा जी अलाउ करते हैं तो फिर तू कर ले कॉलेज वहां से। तो फिर मेरी मम्मी आई थी यहाँ पे, मेरे मामा रहते हैं यहाँ पे सोलन में। तो फिर उनसे बात हुई तो उन्होंने बोला कि मतलब पढ़ाई के लिए उस टाइम ऐसे मानते थे कि पढ़ाई करके कोई फायदा नहीं है। उन्होंने सजेस्ट किया कि क्यों ना ITI कर लेंगे, मतलब बोला उन्होंने ऐसा कि कोई सच कोई फायदा नहीं आगे बढ़ के। एक ये भी सोच होती थी कि लड़कियों को जल्दी शादी करवा दी जाए, ऐसा भी होता होगा, पर बोला उन्होंने ऐसा कि क्या करना है आगे पढ़ के, ग्रेजुएशन करके क्या फायदा है। हो सकता है उनकी ये सोच रही हो कि कुछ टेक्निकल साइड से कर ले तो जॉब के लिए कोई फायदा हो जाए। उन्होंने बोला उससे बढ़िया बोलते ITI करवाओ इसको। आपको ITI पता था क्या होता है? कोई आइडिया नहीं। मैंने, आपको पता है मैंने हॉस्पिटल कब देखा लाइफ में पहली बार, जब ITI के लिए मेडिकल हुआ था मेरा, तो पहली बार मैंने हॉस्पिटल देखा और मैं इतनी खुश थी कि वाह आज मैं हॉस्पिटल जाऊंगी। ये बड़ी बात थी कि भाई वहां हॉस्पिटल जाने। हॉस्पिटल नहीं देखा है मैंने, मतलब एक मैंने कभी मूवी नहीं देख रखी थी ना, थिएटर नहीं देख रखा था। तो मतलब आप सोचो एक बच्चा +2 कर चुका है, उसने थिएटर ही पता नहीं उसको कि कैसा होता होगा थिएटर। गाँव से निकले ही नहीं कभी बाहर। पहली फिल्म कौन सी देखी आपने उसमें? मुझे याद नहीं, कोई सलमान खान की थी शायद, पता नहीं कौन सी थी, ये नहीं है याद मुझे। मेरी बुआ की बेटी लाई थी मुझे एक बार, तो उनके साथ देखी थी। तो हॉस्पिटल की भी खुशी थी। सोचे आप मुकुल, हम ऐसी पृष्ठभूमि से हैं, जब कोई चीज देखी ना और मतलब पहली बार आप देख रहे हो तो इतनी खुशी। तो जो मैं समझ पा रहा हूँ, अभी आप असिस्टेंट कंट्रोलर हैं। मैं थोड़ा सा कहानी को ऐसे स्ट्रेच कर रहा हूँ, लेकिन अभी आप असिस्टेंट कंट्रोलर हैं। आपको तो शायद उस समय पे ये भी ना पता हो कि असिस्टेंट कंट्रोलर भी कुछ होता है। ये तो मैं पुलिस में, मुझे इतने साल हो गए थे, 15-16 साल, तो मुझे पता ही नहीं था कि ये कोई कमीशन होता है, वहां निकल सकती हूँ मैं, कुछ कर सकती हूँ लाइफ में। यहाँ पे वापस आते हैं कि एक पहले मैम इस जगह से आगे, क्योंकि आपकी 12वीं यहाँ पे खत्म हो चुकी है, तो उसके रिगार्डिंग मैं थोड़ा सा बात करना चाहूंगा। स्कूल्स खासकर ऐसी जगह पे आज भी हिमाचल प्रदेश में हम देखते हैं, और क्योंकि मैं व्यक्तिगत तौर पे ही बात यहाँ पर करूंगा कि ऐसे स्कूल्स भी हैं जो इतने रिमोट एरिया में हैं। आपको कोविड के दौरान एक फोटो बहुत वायरल हुई थी, चंबा की वो फोटो थी जहां से हम आते हैं। उस वैली में एक लड़की, क्योंकि फोन का सिग्नल मोबाइल पे सब कुछ चला गया था, वो सिग्नल नहीं आता था, तो वो बाहर आग जला के पढ़ाई कर रही थी। अच्छा। तो जब हम यहाँ पे देखते हैं ऑनलाइन के माध्यम से बहुत सी चीजें हो सकती हैं ऑब्वियसली, लेकिन उसी के साथ साथ एक बड़ा प्रश्न ये भी हमेशा ही रहा है कि हमारे पास जो टीचर्स का संख्या बल है, क्या वो उतना है जितने की आवश्यकता है। तो जो हमारे स्कूल्स में तब के और अब के बच्चों में जो मैं सबसे बड़ा डिफरेंस मुझे जो लगता है, जो मैं देखता हूँ, वो ये है कि तब के बच्चों में काफी कम ऐसे बच्चे होते थे, आज भी काफी कम ऐसे बच्चे हैं जिनमें स्पार्क वो होता है कि कुछ अलग करना है, कुछ बड़ा करना है, या उनके पास वैसा एक्सपोजर हो। आज बच्चों में एक्सपोजर ज्यादा है, उस दौरान वो उतना नहीं था।
पर आप देखना मुकुल जी, कम था ये मैं मानती हूँ। अब मेरा मानना है मुकुल जी, अगर आपकी पृष्ठभूमि ऐसी है, एक भी व्यक्ति कोई आपका इलाके से भी कोई निकल जाए ना, तो बाकियों पे फर्क पड़ता है कि नहीं। जब मैं पुलिस में आई, मुझे याद है मेरी भतीजियां, मेरी कजन सिस्टर, बहुत सारी लड़कियां भर्ती देने आई। मतलब मुझे पता नहीं था भर्ती का। मैं एक दो साल पहले पुलिस में आ सकती थी। मैं जब 20 साल की हुई तो पुलिस में आई हूँ, क्योंकि जी क्योंकि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से इंटरव्यू आया। मुझे यही पता नहीं था कि कोई भर्ती हो रही है कहीं पे, क्यों आप एक रिमोट एरिया में रह रहे हो, आपको कोई पता नहीं चल रहा है कहीं पे एडवर्टाइज्ड हो रही है कोई चीजें। मीडिया मतलब इतना कम्युनिकेशन का कोई इतना ज्यादा माध्यम नहीं था। अखबार भी नहीं आता था क्या? अखबार कैसे आएगा मुकुल जी, जहाँ इंसान को 6-7 किलोमीटर चल के आना पड़ता हो। अखबार तो आज की डेट में भी नहीं आता। भोजनगर तक पहुंचता होगा। और मुझे याद है, मैंने जब इंटरव्यू मेरा, जब मैं पुलिस में भी आई हूँ, देखो मैं टॉपर थी अपने बैच की, पर सबने ज्वाइन कर लिया, मधु जी ने ज्वाइन नहीं कर रखा है। क्यों? क्योंकि मधु को पता ही नहीं है कि मैं सिलेक्ट हो गई हूँ। वो जो पुलिस चौकी वालों ने मुझे मैसेज पहुंचाना था, उन्होंने शायद किसी के पास बोल दिया और कोई मेरे घर नहीं आया बताने। वो 5 किलोमीटर नहीं चला, जो नहीं चला वो खुशी नहीं हुई मुझे नहीं पता क्या था। और उन्होंने क्या, उसमें उनके पास रिपोर्ट डलती है, उनको मतलब होता है कि उनको मैसेज करना होता है ना। मेरे घर में कोई बाई डाक आया, पर जब मैंने बाद में पता किया तो पता चला कि चौकी वालों को बोला गया था कि भाई वो मैसेज देना है वहां पे। तो मुझे कोई मैसेज नहीं आया। ये तो भगवान की दया से मेरे भाई साहब है, डीसी ऑफिस में थे, मेरे मामू के बेटे, उनका फोन आया। जब उन्होंने रिजल्ट की लिस्ट देखी होगी, मेरे पापा को फोन किया, वो भी शुक्र करें आपकी लैंडलाइन था हमारे घर पे, आपने पहले बताया है ना। मैं 2000 में भर्ती हुई हूँ, तो भी लैंडलाइन भी इतने ज्यादा प्रेवलेंट नहीं थे। तो उनका फोन आया कि बुबा जी बहुत बहुत बधाइयां, मधु ने तो टॉप किया है भर्ती में। इस पे मैम यहाँ पे रोक लीजिए, क्योंकि वो बीच का हम एक पार्ट खा गए हैं। अच्छा, जो लोगों से बात हो रही थी, क्योंकि कहानी वो मिस हो जाएगी। जब आपने वहां पे आईटीआई के लोगों ने बोला कि पढ़ाई लिखाई का फायदा नहीं है, ज्यादातर लोगों की सोच भी थी जी। उस समय पर ये भी माना जाता था कि अभी तक काफी जगह पे कि लड़कियों की शादी जल्दी करा देनी चाहिए। हालांकि अब सोच थोड़ी ये चेंज हो रही है कि भाई उनको अपने अनुसार रहने दीजिए। तो जो वो शादी, जो आपके यहाँ पे +2 हो गया, +2 के बाद फिर आपको आईटीआई के लिए भेजा गया। आपको कॉलेज और आईटीआई का फर्क पता था? क्योंकि आईटीआई 12वीं के बाद नहीं होती है, वो आप 8वीं या 10वीं के बाद भी कर सकते होंगे शायद, ये नहीं मुझे पता। हाँ, मैट्रिक के बाद हो सकती है आईटीआई तो बड़े आराम से। लेकिन पर नहीं था पता मुझे, तो आईटीआई का ही आइडिया नहीं था कि आईटीआई क्या चीज होती है। कॉलेज सुन रखा था कि कॉलेज कोई चीज होती है, फिर आईटीआई में गए तो फिर ट्रेड्स होती हैं ये, फिर वहां जाके पता चला। फिर जब वहां फॉर्म भरना था तो यही पता नहीं था कि करना क्या है। नहीं, बिल्कुल आइडिया नहीं मुकुल जी, कोई नहीं। मेरे पापा साथ थे, फिर जब उनको भी नहीं जानकारी थी, फिर बात चली वहां पे कि ये स्टेनो का कर सकते हैं। फिर स्टेनो मेरे फादर साहब को पता था, क्योंकि मेरे फादर साहब ने प्राइवेट काम किया है और उन्होंने स्टेनो भी आती थी मेरे पापा को टाइपिंग भी आती थी, जब कभी प्राइवेट में नहीं काम किया होगा। तो मेरे पापा ने बोला कि मैं स्टेनोग्राफी का भर देता हूँ तेरा। तो हमने दो फॉर्म फिल किए, इंग्लिश और हिंदी। तो हिंदी में मेरी डिस्टिंक्शन थी, उस वजह से मेरी जो सिलेक्शन थी वो हिंदी स्टेनोग्राफी में हुई थी। ओके। तो आप वहां पे स्टेनो पढ़ने लग पड़े। जी। और इस दौरान फिर आपको, जैसे आपने बोला, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आपने नहीं, इस दौरान नहीं आया मुकुल जी। इस दौरान तो मैंने बल्कि फर्स्ट ईयर के एग्जाम भरे, मैंने फर्स्ट ईयर क्लियर कर ली। प्राइवेट पेपर देके आईटीआई के साथ मैंने फर्स्ट ईयर निकाली थी। आपने मतलब वहां पे घर वालों को क्या बोला? उसके घर वालों कुछ नहीं बोला। मैंने बोला कि ऐसे मैं प्राइवेट में मुझे पढ़ना है तो मैं प्राइवेट भर देती हूँ, क्योंकि मेरे मामू ने ही बोला था कि पढ़ाई तो प्राइवेट भी हो जाती है, आगे कॉलेज जाने की क्या जरूरत है। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन मतलब फिर आपको ऐसा ये कब रियलाइज हुआ कि वो फर्स्ट ईयर है वो अलग चीज है और ये जो है आईटीआई जो है वो अलग चीज है? वो फिर जब एडमिशन हो गई फाइनली, तो पता ही चल गया कि मैं कॉलेज नहीं जा रही हूँ। मैं कोई टेक्निकल साइड से कोई क्योंकि मैं नौकरी लग सकती हूँ, मैं स्टेनो लग सकती हूँ कहीं पे। वो पता चल गया कि कोई स्टेनो करके जॉब्स होते हैं, स्टेनो लग जाते हैं किसी ऑफिस में, तो मैं उसके लिए कर रही हूँ। पर मुझे पढ़ना था तो मैंने उसके साथ ही, जैसे बाकी लड़कियों ने भी भरे वहां पे फॉर्म, तो मैंने भी भर दिया उनके साथ। और बड़ी खुशी हुई मुझे, आईटीआई के साथ फर्स्ट ईयर की भी भर दी और पास भी हो गई। लेकिन इसके साथ साथ ही आईटीआई खत्म होते ही बस फिर वही बात है कि मैंने सोचा था कि अब मैं प्राइवेट कैंडिडेट दूंगी एग्जाम्स। तो मेरे पापा ने वही शादी वाली बात। फिर मेरे पापा ने जो बोला कि मुझे घर तो बिल्कुल नहीं बैठना था। मैंने बोला देखो घर तो नहीं, मुझे जाना है, मुझे कुछ करना है। तो फिर मुझे बुआ के घर फिर से भेजा गया और वहां फिर मुझे सिलाई सेंटर में एडमिट करवाया गया। एक सिलाई सेंटर सीखने आया करती थी मैं धर्मपुर। अच्छा, आप सीखने लगे कि भाई सिलाई कैसे की जाती है? सिलाई सीखी है मुकुल जी ने, सूट सिले हैं, फ्रॉकें बनाई है, वो कुर्सियों के कुशन, अपने वो नाइट सूट बनाए जेंट्स के, ऐसी कोई बहुत सारी उस दौरान बहुत कुछ बनाया। अब करती हैं? अभी तो मैं धागा डालना ही भूल गई हूँ मशीन में। पर मैं यहाँ पे जाना चाह रहा हूँ, आईटीआई का 1 साल का कोर्स था? जी, 1 साल का कोर्स था। 1 साल का वो खत्म हो गया और आप दूसरे साल में, अब आपने वो जो आपने प्राइवेट एग्जाम दे रहे थे उसका दूसरा साल कर रहे थे? दूसरा साल अभी मैंने भरने थे, उतने में पुलिस का इंटरव्यू आ जाता है बस। अच्छा। यहाँ जो इंटरव्यू आया है वहाँ पढ़ाई मेरी
बंद हुई, बंद हो गई है। अच्छा, आपको आया कि कॉल लेटर इस तरह से? हाँ जी, कॉल लेटर आया और जैसे ही मतलब मेरे घर पे आया, वो पहले कॉल लेटर मेरा एक फैक्ट्री का भी आया था, तो मेरे पापा ने नहीं जाने दिया था। मैं चाहती थी जाना, पर फैक्ट्री भी अच्छी नहीं मानी जाती थी हमारे घरों में। इतने अच्छे घर की लड़कियां नहीं जाती हैं जी, फैक्ट्री में अच्छे घर की लड़कियां नहीं जाती हैं, पुलिस में ये अच्छे घर मतलब इतना ज्यादा था सोसाइटी में कि अच्छे मतलब अच्छी लड़कियां, अच्छे घर की लड़कियां यहाँ ये नहीं करती, अच्छी घर की लड़कियां वो नहीं करती हैं। क्या करती थी अच्छे घर की लड़कियां? पता नहीं क्या ही करती होंगी। पर जब पुलिस का इंटरव्यू आया तो मैंने पापा को बोला कि मुझे ये देना है। हाँ। और जैसे मुझे इंटरव्यू में वो जो आया था कॉल लेटर, वो पूरा नहीं पढ़ा मुकुल जी। हाँ। वो अपने पापा को दिखा रही हूँ कि पापा देखो शॉर्ट पुट करके कुछ लिखा है। हाँ। वो मुझे फिर पापा ने बोला कि हाँ वो होता है, बोलते बेटा फेंकना पड़ता है। हाँ। और फिर रेस लिखी थी उसमें 100 मीटर। हाँ। मैंने पापा जी रेस 100 मीटर कितना होता है? 100 मीटर देखो। हाँ। आप मुझे देखें, फर्स्ट ईयर कर चुकी लड़की को 100 मीटर पता नहीं। मेरे पापा जी 100 मीटर कितना हुआ? जैसे घर में घर का काम लगा था और मैं पापा को ऐसे जनरली पूछ रहा हूँ, तो मेरे पापा ही बोलते पहाड़ी बस बेटा एज दे ओबरे का एक मीन्स यहाँ से गोड जो गाय बांधते हैं, तो बोलते यहाँ से मन के बस इतने से ही दौड़ना है। और मुकुल जी मैं भर्ती देने चली गई हूँ अकेली, नहीं मेरे पापा थे साथ में। सच हम कुम्हाटी उतरे पहले शूज लेने। कहाँ थी ये भर्ती? कहाँ थी? सोलन पुलिस ग्राउंड में। ये ठीक है, सोलन। जी जी जी, यहाँ मेरे पापा आ गए मेरे साथ भर्ती देने के लिए और हम शूज लेने कुम्हाटी में होती थी शॉप एक, वहां उतरे। पर मेरे साइज के शूज नहीं मिले। मेरा शूज का नंबर है 4 और मिले 3 नंबर। मतलब साल की है यहाँ पे अभी? मैं 20 साल। 20 साल मतलब अब आप सोचे दिसंबर में हो रही है भर्ती और दिसंबर में ही मैं 20 की पूरी हो रही हूँ। आपको ये भी जानकारी थी कि भाई आप ये जब भर्ती अगर क्रैक कर जाएंगी तो आप लगेंगी क्या? नहीं, ये मेरे पापा को पूछा, एक्चुअली मुझे नहीं था पता। अच्छा, मतलब... मैंने कहा क्या बनते हैं? पापा जी बोलते तू ना बेटा कांस्टेबल लगेगी। अच्छा। तो फिर हम जैसे फिल्में देखते थे तो फिल्म में कांस्टेबल नहीं होता है कभी, फिल्म में सीधे ही हवलदार होता है। मैंने कहा पापा जी वाह, फिर मैं वो बना करूंगी जो उसमें आवाजें लगाते कि हवलदार। बोले नहीं हवलदार बनने में तो बहुत टाइम लगता है, वो तो फिर तुझे वो करना पड़ेगा। मेरे पापा को पता था, मुझे पता नहीं था। कल्चरली आप जैसे कह भी रही हैं, मुझे भी याद आ रहा है कि कोई भी मूवी हम देखते थे तो उसमें हवलदार ही होता। कभी सिपाही सुना आपने? चल भाई सिपाही ऐसा कर। तो मैं तो सिपाही आ रही थी, तो मुझे लगा कि मैंने बोला वाह पापा, मैंने कहा अच्छा मैं वो बनूंगी जो में जो हवलदार होते हैं। बोलते नहीं बेटा, हवलदार बनने के लिए तो तुझे प्रमोशन कोर्स पास करना पड़ेगा। और उसके लिए अब आप आए हैं, अभी तक बने भी नहीं है अभी कांस्टेबल? नहीं अभी भर्ती के लिए आई हूँ, बस कुम्हाटी पहुंची हूँ और 3 नंबर शूज लेके चले गए। जब मैंने पहना तो वो इतने ज्यादा टाइट थे, मतलब मैं फिर नंगे पैर दौड़ी हूँ भर्ती 100 मीटर की और टॉप किया मैंने। अच्छा, नंगे पांव? हाँ जी। और फिर मुकुल पता चला वहां जाके शॉर्ट पुट वगैरह हर चीज, वो जो लॉन्ग जंप हाई जंप सब क्लियर कर गई हूँ। लास्ट में आती है 800 मीटर रेस, जो मधु जी ने पढ़ी नहीं रखी थी कि 800 मीटर रेस है। अच्छा। और वो करवाएगी हमारी नेशनल हाईवे पे, ट्रैफिक ब्लॉक करके। ट्रैफिक कम होती थी मुझे लग रहा है 2000 में, 99 दिसंबर की बात है ये। ट्रैफिक इतनी ज्यादा नहीं थी, सुबह की बात है। पर 4 लेन नहीं हुआ करता था? 4 लेन नहीं था, हाईवे था। हाईवे था और इन्होंने ट्रैफिक रोकी दोनों तरफ से। और मुझे पता है सब्जी मंडी के थोड़ा सा पहले से दौड़ाया गया हमें, और हम पुलिस के गेट से थोड़ा आगे तक दौड़ना था हमें। तो मैं नंगे पैर दौड़ी हूँ हाईवे पे उस टाइम। और मैं दौड़ी पता कि इसमें, और उस टाइम इतने लंबे लंबे सूट होते थे और वो इतने लंबे लंबे पजामे होते थे, पतला सा सूट डाला मैंने, उसके बाद बीमार पड़ी हूँ भर्ती देके। अच्छा। पर मैं दौड़ी हूँ उसमें और मैं क्वालिफाई कर गई हूँ उसको। आपको अलो किया था जो थे वहां पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर, वो अलो कर गए थे आपको कि आप दौड़ सकते हैं नंगे पांव? और लोग भी दौड़? कौन पूछ रहा था वहां कि तुमने डाले हैं शूज? नहीं डाले। पर और लोग थे ऐसे कहीं नंगे पांव वाले? मुझे लगता सारे शूज में थे उस समय पर। हाँ जी। आपने शूज भी खरीदे, वो आपके साइज के नहीं थे? तो आपने जब मिले नहीं ना, मेरे साइज के नहीं मिले वहां पे। दौड़ लेंगे इसके साथ। फिर मुझे लगा कि मैं चलो जैसे कैसे इसको डाल के पैर में दौड़ जाऊंगी। पर जब थोड़ी देर वहां डाल के रखे, जब भर्ती हम दे रहे थे, जैसे वो मुझे लॉन्ग जंप हाई जंप करने थे, तभी महसूस हो गया मुझे कि नहीं ये शूज में डाल ही नहीं पा रही हूँ। वो लग रहे थे पाँव में मेरे, इतने ज्यादा टाइट हो रहा था। आप सोचे 4 नंबर और इतने चौड़े गाँव के पाँव, ये कहाँ आएंगे? तो जब आप वहां पहुंच गए और अब रिजल्ट को तो थोड़ा समय इसमें लगेगा ही। हाँ अभी अब उसके बाद मेरा पर्सनल हुआ था। हाँ जी, रिटर्न हुआ हमारा। हमारी अच्छी चीज ये थी कि हमारा एक ही दिन में हुआ था सब कुछ। अच्छा, रिटर्न और वो भी? हाँ जी, सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग। बट हमारा रिजल्ट थोड़े दिन बाद निकला था। कितने दिनों में रिजल्ट आ गया था? ये तो मुझे एग्जैक्टली नहीं है याद, पर शायद काफी दिनों में निकला था, हफ्ते 10 दिन में निकल गया होगा। आपने कहा कि इस दौरान ऑब्वियसली आपको जो रिजल्ट था वो भी डिले हुआ, कि आपको पता ही नहीं था कि आपको? नहीं, मुझे अब ये पता नहीं होता था। पर अच्छा ये था कि एक दिन में ही भर्ती खत्म हो गया। उसी में खुश हो गई कि सुबह हमारा ग्राउंड निपट गया, दिन के टाइम हमें एसपी ऑफिस बुलाया गया और वहां पे हमारा रिटर्न हुआ और उसी दिन हमारा पर्सनल भी हो गया। एक चीज बीच में और हुई थी, जब आप बोर्ड के सामने बैठे थे, जिन्होंने आपका इंटरव्यू लिया था, कुछ कहा था आपको जो आप अपना कैमरा बता रही थी? आप अभी शायद संकोच कर रही हैं वो कहने में, लेकिन फिर भी वो जानना चाहेंगे कि उस 18-20 साल की लड़की को ये जो हमेशा से सिर्फ एक नौकरी करना चाहती थी, वहां पे बैठे हुए प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने क्या कहा?
वहाँ पे जो हमारे आई थिंक आईजी, डीआईजी और एसपी बैठते हैं पर्सनल में, उस टाइम बैठते थे। जी। तो जब मेरा इंटरव्यू हुआ तो पहले तो उन्होंने मुझे इंटेरोगेट किया कि आप पढ़ क्यों नहीं रहे हो आगे। तो जब मैंने उनको बताया कि मैं लड़की हूँ, मेरे पापा कैसे रखेंगे मुझे बाहर, मतलब मैंने वो जो जैसे मैं अभी भी मैं वैसे ही बात करती हूँ, जो मैं फील करती हूँ वही बोलती हूँ। मैंने बोला मेरे पापा नहीं रख सकते हैं मुझे बाहर में क्वार्टर में। तो उन्होंने बोला क्यों नहीं रख सकते हैं भाई। उस दौरान मेरा भाई आ चुका था सोलन पढ़ने के लिए और वो क्वार्टर में रह रहा था। तो बोला कि तुझे नहीं पढ़ा रहे थे और तेरा भाई अब क्वार्टर लेके रह रहा है, ये कैसे। तो फिर मैंने बोला कि वो लड़का है और वो उसके अपने दोस्तों के साथ रह रहा है, तो लड़का है वो रह सकता है। आपको आपके माइंड में भी यही थॉट था कि भाई हाँ लड़कियों का रहना मुश्किल है, क्योंकि वो गांव की पृष्ठभूमि से जब हम आते हैं। बिल्कुल, मतलब मुझे लगता था कि हाँ सच में मुश्किल है। और फिर वही था कि अब आप निर्भर होते हो रिश्तेदारों के ऊपर, क्या ये मुझे रख लेंगे तो मैं पढ़ लूंगी, अब ये नहीं रखेंगे तो मैं कैसे ही पढ़ूंगी। मतलब कुछ शिकायत नहीं है किसी से, यहाँ तक कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली वो एक उस टाइम एक मेंटल सेटअप ही वैसा होता है, एक्सपोजर ही वैसा है कि है ही नहीं। आपको शिकायत तब होगी जब आपको पता होगा कि नहीं आप ये चीज कर सकते थे। अब जैसे अब मैं जितने केपेबल हूँ आज की डेट में, अगर ऐसा कुछ होता तो मैंने बड़े आराम से एक रूम लेके मैं खुद ही आ जाना था मैंने घर से। सही और फिर मैंने इनको एक फोन करके बोला था कि इतने पैसे भेज दो, ये मेरा महीने का खर्च है। तो जब यहाँ पे आप पहुंचती हैं और ऑब्वियसली अब उन्होंने ये कह दिया आपको, तो आपके मन में नहीं आया कि मुझे पुलिस में नहीं जाना है? नहीं ऐसा नहीं था। ब्रदर उन्होंने मुझे बोला कि फिर वो उन्होंने मेरे हाथ तक चेक किए, मुझे याद है कि आप घर में काम करते हो, पूरा पूछा मेरे घर के बारे में। और फिर लास्ट में जो उन्होंने मुझे ये बोला, उनमें से एक ऑफिसर थे जिन्होंने बोला कि बेटा आप सिलेक्ट हो जाओगे बट आपने आना नहीं है। अच्छा। तो ये सेंटेंस जो उन्होंने बोला वो एक सेंटेंस और के साथ था कि हमारे आप पढ़ो, ग्रेजुएशन कंप्लीट करो, उसके बाद हमारे डायरेक्ट ऑफिसर्स आते हैं। अब ऑफिसर उनसे मुझे नहीं पता उनका क्या था, उस टाइम एएसआई भी डायरेक्ट आते थे, अब तो सब इंस्पेक्टर आते हैं, तब एएसआई भी आते थे शायद, और सब इंस्पेक्टर थे। और एक डीएसपी के लिए तो हम सभी जानते हैं कि आप है ना एचएस एचपीएस आते हैं। तो उन्होंने मुझे ये बोला कि बेटा आप कर सकते हो, पोटेंशियल है, आप पढ़ो पहले, आप सिलेक्ट हो जाओगे बट आपने आना नहीं है। तो मतलब मैं इतना अंदर ही ये मन में ही सोच के हंस रही थी कि ऐसा कभी हो सकता है कि मेरी सिलेक्शन हो और मैं ना आऊं, वो भी ऐसी लड़की जिसको नौकरी करने की इतनी डेस्परेशन है कि मुझे नौकरी करनी है। पर ये जरूर था जब भर्ती देने आई थी तो मन में ये था बैक द माइंड की पुलिस की नौकरी अच्छी नहीं है वाला सीन है कि जब मैं आऊंगी भी तो शायद कोई खुश नहीं होगा। वो वही है कि वो एज थी जब हमें दूसरों से वैलिडेशन चाहिए होती थी कि तूने अच्छा काम किया, ये तूने अच्छा काम नहीं किया। आज के समय को आप देखते हैं, हालांकि अब तो पुलिस की भर्तियों में लड़कियों को कोटा भी बढ़ा दिया गया है कि भाई इतने % लड़कियां रखनी है। जी जी जी। आप आज का समय भी देखते हैं, लड़कियां भी कंधे से कंधा मिला के काम कर रही हैं। एक समय जो अब है, हम जब बात करते हैं तो अब फिर भी लोगों की सोच भी बढ़ी हुई है, लेकिन ऐसा कोई समय जिस समय पर आपके घर वाले और मैं यहाँ पे फिर से किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सोच ही उस समय पर इतना था, एक्सपोजर ही उतना था। आपके टाइम में अगर आपको वो लोग कहते हैं अभी के समय पर, तो क्या आप ज्वाइन करती? जैसे वो कहते कि ना तो आप करती क्या? अब आज के समय में अगर वो मना करते, ये कोई नहीं रुकने वाला है आज के समय में तो मुकुल जी। उस समय में भी शायद मेरे पापा मुझे याद नहीं एग्जैक्टली उनके क्या शब्द थे। मैंने जब बोला उनको कि ऐसे ऐसे इंटरव्यू आया तो मेरे पापा ने बोला कि क्या करना है तूने उसमें जाके। तो मैं बता रही थी आपको कि एक इंटरव्यू से पहले आया था तो फैक्ट्री का था, तो मना किया गया था कि क्या कर लेना है तूने जाके, जितने में तेरा महीने का वहां मिलेगा उतने में तो एक किल्टा मेरा टमाटर का जाता है। तो फिर पुलिस का भी ऐसे था कि क्या ही करना है तूने वहां जाके। पर आज की डेट में अगर ऐसा हो तो पहले तो पेरेंट्स ही नहीं बोलने वाले हैं ये चीज, है ना। आज अब बच्चों को आजकल के पेरेंट्स जो ये देखते हैं कि बच्चा क्या करना चाह रहा है, कुछ भी करना चाह रहा है तो पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं। तो बेसिकली अब जो है एक मतलब जो बच्चों को एक्सपोजर भी बहुत जल्दी मिलता है। जैसे कि मैं यहाँ पे ये समझ पा रहा हूँ कि इस पूरे जर्नी के दौरान आप इतने इनोसेंस में रहे हैं कि आपको यही जानकारी नहीं है कि भाई मैं बनने क्या वाली हूँ। हाँ बिल्कुल, और भर्ती दे रही हूँ, ये नहीं पता कि क्या, अब मुझे ये नहीं पता कि अब मेरी ट्रेनिंग होनी है, मेरे पापा को पता था। और स्कूल में जा रहे हो और वहां पे भी इस चीज का कष्ट नहीं है कि भाई मुझे एग्जाम देने इतना दूर जाना पड़ेगा। बिल्कुल बुरा भी नहीं लग रहा है। और बुरा नहीं लग रहा है आपको कि क्यों दगशाई क्यों रखा है हमारा। अब रोज आज के डेट में अगर मैं देखती हूँ, मैं ऐसी होती थी एग्जाम के टाइम में कि मैं जैसे घर का हमारे से मम्मी पापा काम बोलते थे, वो बेचारे बोलना ही, उन्होंने इतना काम होता था उन दोनों को, इतना वो हमने सारी जिंदगी काम करते देखा है उनको, अभी भी वैसे ही करते हैं वो दोनों, इतने मेहनती हैं अभी तक। तो वो तो हमें हेल्प के लिए बोला जाता था। पर मेरे जब एग्जाम आते थे मुकुल जी तो मैं फिर मुझे ऐसा लगता था कि मैंने खाना खा लिया है तो ये थाली भी नहीं उठानी चाहिए मुझे। मतलब मेरा टाइम
टाइम इतना वो होना चाहिए कि मैंने पढ़ना है क्योंकि एग्जाम है मेरे। अच्छा। और आप सोचें कि जब बोर्ड के एग्जाम है तब आपको इतनी दूर जाना पड़ रहा है, इतना आपको आप बस से है ना, बसों में आप कम्यूट कर रहे हो, फिर आप ऑन फुट वापस आ रहे हो, इतना छूट गई वो तो पैदल जाना पड़ेगा आपको। पैदल जाना पड़ सकता था पर वो तो फिजिबल ही नहीं था। तो मुझे लगता है टीचर्स हमें शायद बेचारे टाइम से बसों में बिठाते होंगे, और बस पकड़ने के लिए हम 5-5, 6-6 किलोमीटर चलते थे, है ना। फिर वहां से बस मिलेगी, फिर हम देखो पता नहीं कैसे ही पहुंचते थे एग्जाम देने, मुझे याद नहीं है, बट कोई कंप्लेंट नहीं है। कोई कंप्लेंट नहीं है अभी तक तो, एटलीस्ट मैं समझ रहा हूँ 20 साल तक होने तक तो आपके मन में एक बार भी ये विचार ये दुख था, वैसे ना पढ़ने का दुख था, वो वाला दुख ना कॉलेज ना जाने का दुख। नौकरी लगने के बाद तो मतलब मुझे वो जब मेरे उस दिन फोन आया, मेरे पापा ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे फोन आया था और तूने टॉप किया है तेरी भर्ती में। तो टॉप की कोई खुश नहीं थी मुझे कि मैंने टॉप किया, मैं पुलिस में हो गई थी उसका, मुझे मैं पूरी रात नहीं सोई उस दिन खुशी के मारे। इतने खुश थे, इतनी खुशी हुई मुझे। एक अध्याय यहाँ पे अब समाप्त होता है पढ़ाई का और उसके साथ नौकरी पाने का, जो एक लक्ष्य लेकर चलती है। यहाँ से एक ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में आता है। मैं आपके निजी जीवन में इसलिए नहीं जाना चाहता कि निजी जीवन एक व्यक्ति का अपना निजी जीवन है, मैं पब्लिक स्पेस में जो चीजें बोली जा सकती केवल उतनी ही बात करूंगा। निजी जीवन में मैं ये समझ पा रहा हूँ कि आपने उसके बाद आपका विवाह हुआ 1-2 साल के अंदर अंदर, 2 साल में, और उसके तीसरे साल में मेरा बेबी है। जी 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 23 साल की उम्र में यू वर मदर, 20 साल की उम्र में आपने जो है शादी जो नौकरी की थी। तो लाइफ जैसे कि हम जब सोचते हैं, लोग बताते हैं हम पढ़ाई करो, पढ़ाई करने के बाद नौकरी करो, नौकरी के बाद शादी करो, शादी के बाद बच्चे करो, उसके बाद वो बच्चों के बड़े होकर उनकी शादी करो, फिर बूढ़े होकर चलो साइकिल में। आपका ये प्रॉपर चल रहा है सब कुछ, कोई शिकायत यहाँ तक इस बच्चे को है नहीं जो यहाँ तक पहुंच रहा है। मैं लेकर आना चाहता हूँ उस जगह पे अब आपको कि जब आप यहाँ पे अब शहर में आई हैं, अब बेसिकली आपके ऊपर किसी की जिम्मेदारी है, खासकर जब आपका बेबी है जी। और उनकी जिम्मेदारी है। तो जब वो स्कूल, आप मैं समझ पा रहा हूँ आप पढ़े हैं 12वीं और फर्स्ट ईयर आपने किया था, उसके बाद ITI भी आपने की और सिलाई भी आपने सीख ली, यहाँ तक तो मैं समझ गया। इसके बाद जब बच्चा स्कूल पढ़ने लगा तो क्या, क्योंकि मैं समझ पा रहा हूँ कि जो आपका बेस था जब आप स्कूल में पढ़ते थे तो वहाँ टीचर्स तो थे नहीं, फिर भी आपने एग्जाम क्लियर किया, टॉप भी किया होगा, लेकिन वो स्कूल के बेस की बात है। जी 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 अंधों में काना राजे, ऐसा नहीं कहूंगा मैं, अचीवमेंट है, लेकिन उसी के साथ साथ एक जो एक्सपोजर शहर के बच्चों को होता है। मैं अपनी बात बताता हूँ, आई वाज माय पेरेंट्स वर काइंड इनफ एंड आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल टू देम कि जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे उन्होंने अपने जो अब मुझे नहीं पता उनके बजट में कितना ज्यादा वो कट लेता होगा, लेकिन उन्होंने इंग्लिश स्कूल में हमें पढ़ाया शुरुआत से। तो हम जब 5वीं का एग्जाम देने, जो बोर्ड का एग्जाम की हम बात करें, वो एग्जाम देने जाते हैं, तो मैंने पहली बार ये रियलाइज किया जो हमारे साथ में पीयर्स हैं वो 5वीं में पहली बार इंग्लिश पढ़ रहे हैं जो हिंदी स्कूल से आते हैं, तो हमारे पास उनके ऊपर ऑलरेडी एक एज होती है। हालांकि कंपटीशन उस तरह का नहीं है, लेकिन समझने की बात यह है कि अब जाके अभी 2024 में हम बात करें, अब गवर्नमेंट ने ये बात की है कि पहली से इंग्लिश पढ़ाई जाएगी। बिल्कुल। मैं पढ़ा हूं 90s में, आप भी 90s के आसपास पढ़ी हैं, तो उसका अर्थ ये है कि उस समय पर तो एज वो बच्चों को था नहीं। तो अब जो बच्चों को फिर भी थोड़ा 24 साल उसके 90s 25 मतलब 20-30 ईयर्स के बाद ये गवर्नमेंट ने सोचा है। अब आपके साथ बात करते हैं, आपका बच्चा तो इंग्लिश में पढ़ा हो, बिल्कुल, दोनों माता पिता जॉब करते हैं, हाँ जी, हाँ जी। आपने भी यही सोचा होगा। वहां पे स्कूल के साथ उस एक लड़की के लिए क्या चैलेंज था? वो चैलेंज था मुझे, जब मैंने स्कूल डाला बेटा, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि डायरी होती है कोई, इसमें लिख के आता है, होमवर्क डायरी में लिख के आता था। मेरी फ्रेंड एक SP ऑफिस में ही है, संध्या जी, उनका बेटा और मेरा बेटा साथ पढ़ता था, उनका फोन आया मुझे कि तूने ये होमवर्क करवा दिया। मैंने कहा ये आपको कैसे पता चला? वो तो डायरी में लिखा है। फिर जब मैंने डायरी खोली उसमें सर्कुलर लगे होते थे, कभी स्टेपल होते थे, उन्होंने की कोई चीज चाहिए पर्टिकुलर डे के लिए, वो मुझे समझ नहीं आते थे मोस्ट ऑफ द टाइम उसकी लैंग्वेज सर्कुलर्स की। बट अगेन आप जो ट्रेनिंग में, पुलिस की ट्रेनिंग में कुछ तो इंग्लिश बताई होगी? इंग्लिश नहीं होता है वहाँ पे, पुलिस रूल पढ़ाए जाते हैं आपको। अच्छा। पुलिस रूल पढ़ते हैं हम, और चीजें पढ़ते हैं, इंग्लिश का कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक। मतलब इंग्लिश आप ये सोचेंगे इंग्लिश स्कूल थोड़ी सी हाई शब्द उसमें कुछ ऐसे होते थे, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं आ रहा है समझ मुझे, पर मतलब कुछ वर्ड उन्होंने ऐसे डाले होते थे। हम हमारे लिए तो अब जैसे मैं आपको बताऊं कि बेटे के लिए लिखा था, मान लो सैनिटाइजर देना है, हमारे लिए वो पहली बार था जीवन में जब मेरा बेटा स्कूल में लगा कि सैनिटाइजर नाम की कोई चीज होती है। तो मुझे तो वो पहले तो उसका मीनिंग ढूंढना था। तो सबसे पहले क्या किया मैंने, मैं
ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी लाई मार्केट से, और आपको इंग्लिश टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी। ये आपका बेटा था कौन सी क्लास में? नर्सरी। अच्छा, आपको नर्सरी में ही दिक्कत आ गई है मुझे छोटी छोटी चीजें उसमें जो समझ नहीं आती थी। अब मुझे पीटीएम में जाना है तो मुझे अंदर से ना कॉन्फिडेंस नहीं होता था, मुझे लगता था टीचर इंग्लिश में ही बोलेंगी, पता नहीं मैं कितना ही मतलब वो ऐसा नहीं है, आज भी मैं हिंदी में, और मैं तो ज्यादा पहाड़ी में बात करती हूँ, पर मुझे ये होता था कि मुझे समझ आ पाएगा, चलो समझ आ जाएगा तो मैं क्या अच्छे से जवाब दूंगी। कोई बात है वैलिडेशन वाली, आज मुझे वैलिडेशन नहीं चाहिए, मैं हिंदी में दूंगी जवाब, मैं पहाड़ी में भी दे सकती हूँ। आज मतलब आज की जो मधु है, तब मैं कॉन्फिडेंट नहीं थी जो मैं थी। और मोर ओवर जब आप कोई चीज आपको नहीं आती है तो वो इंटिमिडेटेड लगता है। तो मैंने क्या सोचा कि मतलब मुझे ये चीजें आनी चाहिए, क्योंकि मेरे बेटे को मेरी वजह से सहूलियत होनी चाहिए, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तब मुझे लगा लाइफ में कि नहीं, अब मुझे पढ़ना ना फिर से शुरू करना है। स्कूल के 11-12 साल हो गए होंगे छोड़ के, देखो आप। तो मैंने ITI भी हो चुकी है, सोचे तो नौकरी लग चुकी है, मतलब शादी हो गई, बच्चे हो गए हैं, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी हाँ जी। अब बेटा भी देखो आप मेरा कि 4+ होने के बाद ही स्कूल डलता है ना, तो 4 साल का तो बेटा है। इट वॉज चैलेंजिंग। और जब मुझे याद है, जब मैंने फर्स्ट टाइम मतलब पेपर की तैयारी कर रही थी मैं, मुकुल वैसे तो हम एप्लीकेशन लिखते हैं ना पुलिस में, तो कितनी देर पकड़ते हैं पेन, बट जब मुझे एग्जाम देने थे तो मुझे, जैसे मैं लिख के प्रैक्टिस कर रही थी अपनी, मैंने ग्रेजुएशन दोबारा स्टार्ट की फर्स्ट ईयर से, हाँ जी। तो जब मैं पेन पकड़ रही थी ना मुकुल, तो मैं ये सोच रही थी कि पेन यहाँ ऐसे पकड़ते हैं कि ऐसे पकड़ते हैं, क्योंकि मैं भूल चुकी हूँ। एक सबकॉन्शियस में ये भी आपके चल रहा होगा ना कि भाई मैं वैसी स्टूडेंट हूँ भी, पढ़ने हाँ, मैं लिख भी पाऊंगी, कुछ होगा भी मुझसे। और एक आप जीरो हो जाते हो अगर आप पढ़ने लिखने से। पुलिस में तो पढ़ने लिखने से रिलेटेड मैं कुछ नहीं कर रही थी, आप VIP ड्यूटी दे रहे हैं, मैं जुनगा होती थी उससे पहले, तो कुछ भी ऐसा मतलब पेन से रिलेटेड मेरा यूज नहीं हो रहा है वहां पे, कोई कुछ भी नहीं। अगर आप नहीं करते हो ना पढ़ने लिखने से रिलेटेड कोई चीज, आपकी जीरोइंग हो जाती है। मुझे याद है मेरे ऑर्डर हुए ऑफिस के 2007 में, जब मैं सोलन आई, मैंने जब राइट लिखना था मुझे कहीं पे, तो मैं सोच रही हूँ कि राइट की स्पेलिंग WRIT है कि RIGHT है। कौन सा वाला था वो राइट? कौन सा वाला राइट था वो? मतलब ये था मेरा जो हालात थे वहां पे, ये थे। तब मैंने दोबारा पढ़ना शुरू किया, और मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि अब नहीं होगा तुझसे। अच्छा, ऐसा भी मतलब वो इसलिए क्योंकि बेचारे उनसे हुआ नहीं था। देखो मैं कभी ना किसी को नेगेटिव नहीं लेती हूँ। अगर कोई चीज बात बोलता है ना, आउट ऑफ देयर सेल्फ एक्सपीरियंस ही बोलते हैं। वो थे बेचारे जिन्होंने दिए और वो नहीं कर पाए, मतलब पुलिस में आने के बाद, और वो भी पुलिस जैसी नौकरी में। वो सच बोला उन्होंने कि पुलिस में एक तो आपकी पहले ड्यूटी आवर्स फिक्स नहीं है, संडे नहीं मिलता है आपको, कोई घर के लिए आप टाइम नहीं दे पा रहे हो, फिर आपने पढ़ना है, वो भी बच्चे के साथ। तो फिर उनको लगा कि ये नहीं कर पाएगी। आप पुलिस में है, आपका बेबी भी है, उसको भी पढ़ाना है, खुद भी पढ़ना है, पेपर भी देना है जी। और पर्टिकुलर मैं ऐसी ब्रांच में थी जहाँ संडे नहीं मिलता था उस टाइम। घर तो मतलब मैं बोलती नहीं हूँ, मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि क्लास 1 गेजेटेड ऑफिसर बाहर हूँ, घर में तो मैं काम वाली हूँ। नहीं, वो तो मुझे लगता है कि जैसे अभी यहाँ पे अगर घर के अंदर जैसे हमारा भी अगर सेटअप हम इसका करते हैं, तो अभी हम जैसे लोगों को काम होता है, जबकि मैं इतनी सफाई उतने रख भी नहीं पाता। तो जो महिलाएं हैं उस चीज में बहुत ज्यादा पारंगत होती हैं, जो काफी घर को अरेंज वगैरह, तो ऑब्वियसली वो क्लास 1 गेजेटेड ऑफिसर आप अब हैं, लेकिन उस समय पर वो ज्यादा स्ट्रगलिंग होगा। एक तो स्कूल की प्रेशर है बच्चे के, आपने पढ़ना भी है, बेबी भी है, काम भी करना है जो आपकी पुलिस का है, और अपनी जो आपकी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो भी पूरी करनी है। फिर बस मैंने पढ़ना शुरू किया मुकुल जी। उसके बाद बस ऐसा होता था कि मेरे और मेरे बेटे के पेपर साथ ही होते थे 6-6 महीने में। अच्छा। मतलब बच्चों के भी वैसे ही होते थे उस टाइम पे। तो बस हम साथ ही तैयारियां करते थे, मैं और मेरा बेटा। मैं बेटे को खाना बनाते बनाते किचन में पढ़ाती थी, फिर उसको सुला के 11 बजे के बाद खुद पढ़ती थी। और फिर एग्जाम के टाइम में मोस्टली छुट्टियां लिया करती थी, क्योंकि फिर इतनी तो छुट्टियां पुलिस में मिलती नहीं हमारे को। फिर थोड़ी लॉन्ग लीव लेनी पड़ती थी मुझे, ताकि सारे पेपर मेरे कवर हो जाए और मैं पढ़ भी पाऊं उस दौरान अच्छे से। तो ऐसे ऐसे करके ग्रेजुएशन कर ली। फिर ग्रेजुएशन में मेरी थोड़ी इंग्लिश में ही इंटरेस्ट ज्यादा हो गया। फिर जो आती नहीं थी चीज उसमें इंटरेस्ट ज्यादा हो गया, थोड़ी 60% से ज्यादा मार्क्स आ गए। फिर मुझे लालच हो गया कि अब मैं थोड़ा इंग्लिश में ही कर लेती हूँ। और आपने मास्टर्स पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली। तो मैं समझ पा रहा हूँ आपका बेबी 5th-6th तक हो रहा था, तो तब तक आप पढ़ ही रहे थे। हाँ जी हाँ जी। बस मैं 2000 मेरी हुई है, 2009 में शुरू किया मैंने, 2013 में फ्री हो गई मैं। 5 साल लगा के ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन। ठीक है। सेम टाइम पे मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है 9-13 में। ये मतलब मैंने थोड़ी वृद्धावस्था में की है, आपने अपनी ठीक उम्र में की है। मैंने लाइफ में सब कुछ लेट ही किया है। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, पर चलिए वो तो सिचुएशनल बात रही। अभी यहाँ तक हम पहुंच गए कि आप ऑब्वियसली आपके एग्जाम होते होंगे, तो आपके जो पति हैं उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो क्या, उनको खुश थे वो बहुत कि मैं पढ़ रही हूँ। उनको लगता था कि अब ये पढ़ेगी तो ये बेटे को भी अच्छे से पढ़ाएगी। और
और वो टाइम भी नहीं दे पाते हैं, नहीं दे पाते हैं पुलिस में। फिर उनको लगता था कि ये तो कम से कम इसको देख लेगी, तो वो खुशी खुशी मुझे लाने छोड़ने का काम उन्हीं का होता था कॉलेज, मैं जा रही हूँ। उसका पूरा आपको जो मतलब जैसे एग्जाम वगैरह दिया उस सालों में, मतलब आपके हस्बैंड का भी सपोर्ट आपको साथ में था? बस ये था कि लाने छोड़ने का, और वो करते थे कि हाँ बैठ जा पढ़ने। अब मैं 11 बजे के बाद तो मैंने बेटा, मैं बोलती थी कि प्लीज इसको देख लेना, उठ भी जाएगा तो क्योंकि फिर रात को 11 बजे के बाद ही मैंने कमीशन के लिए भी जो पढ़ाई की वो रात को ही होती थी मेरी, 11 से 2-2:30 बजे, मतलब तो मेरे हस्बैंड का ये रहता था कि मेरे वो देख रहे हैं पीछे, अब बेटा तो उस टाइम तो छोटा था जब पढ़ रही थी, तो मेरे हस्बैंड देख लेते थे, तो फिर मैं आराम से पढ़ पाती थी। बाकी घर में तो बेचारे वो नहीं कर पाते थे हेल्प, क्योंकि वो आते ही 10-11 बजे के बाद थे, तो क्या ही मैं एक्सपेक्ट करूंगा। मैं ऑडियंस को भी बताना चाहूंगा कि इनके जो पति हैं वो भी पुलिस में है जी, और ऑब्वियसली जो पुलिस की ड्यूटी है, कोई भी पुलिस वाला है उसके ड्यूटी बहुत ऑड आवर्स में होती है, और ये कभी फ्री नहीं होते हैं, जो मैं समझता हूँ। कभी भी नहीं, है ना, छुट्टी में भी फ्री नहीं होते हैं बेचारे। आपको भी वो बैक द माइंड चल रहा होता है कि कुछ कहीं से फोन ना आ जाए, ड्यूटी के लिए कॉल ना आ जाए, ये ना हो जाए। और मेरे हस्बैंड छुट्टी होते हैं तब भी मैं देखती हूँ कि चले हुए हैं उनको फोन, ये फाइल कहाँ है, इस केस में क्या था। मैं अब वही आपसे जानना चाहूंगा कि जो लोग हैं, जनरल पब्लिक भी है, कई बार ऐसा होता है कि भाई पुलिस के बारे में, हालांकि कोविड ने बहुत से लोगों की सोच बदली, एक पुलिस वाले, सफाई कर्मचारी और भी बहुत से जो डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत से लोग लगातार काम करते रहे। पुलिस वाले तो रोज मिले हैं, 24 घंटे मिले हैं, 7 दिन मिले हैं। सफाई कर्मचारी जैसे एक पर्टिकुलर रात के समय नहीं होंगे, लेकिन पुलिस वाले कोई ना कोई हमें, मतलब आधे से, हाँ, काफी ज्यादा पुलिस वालों को मैं इसलिए जानता हूँ बाय फेस बाय नेम, क्योंकि मैं उनसे उस दौरान मिला हूँ। मैं चाहूंगा कि क्योंकि आप खुद से भी पुलिस वाली रही हैं उस समय पर, और उस समय पे शायद कोविड के दौरान तो नहीं, उस टाइम तो मैं 2018 में निकल चुकी हूँ। तो जब लेकिन आप पुलिस में रही हैं? जी, 18 साल। जी, आप दोनों पति पत्नी जो पुलिस में थे, एक तो मैं लोगों के साथ एक एक्सपीरियंस, आप क्योंकि आप दोनों तरफ रही हैं, आप पुलिस वाली भी रही हैं, अब आप पुलिस वाली नहीं है, तो आप एक एक्सपीरियंस आप यहाँ पे प्लीज उनको शेयर कीजिए, ताकि लोगों को समझ आए कि पुलिस की जॉब कितनी मुश्किल होती है, कैसे आप किस तरह डिफाइन करेंगे उसको? मैं बताना चाहूंगी कि आम जनता, जैसे कि मैंने देखा ही है, जब हम किसी भी खाकी वर्दी वाले को देखते हैं तो थोड़े से ऐसे मतलब फ्राउंड हो जाते हैं कि पुलिस वाला, आगे पुलिस वाले। अब मेरे सामने कोई भी बात करता है तो मैं हमेशा बताती हूँ, मैं बेशक एज अ ASI स्टेप आउट किया है मैंने पुलिस से, पर अंदर से मैं आज भी वही सिपाही हूँ जो 2000 में भर्ती हुआ था। तो पुलिस के लिए तो मैं कभी नहीं सुन सकती हूँ। मैं 18 साल पुलिस में रही हूँ मुकुल जी, और आई रिस्पेक्ट दैट अ लॉट अपने पेरेंट डिपार्टमेंट को। इतनी मतलब इज्जत नहीं है पुलिस की जितनी आर्मी को लोग रिगार्ड करते हैं ना, पुलिस को नहीं करते हैं। जबकि आर्मी में मानती हूँ कि सरहद पे हमारे लिए खड़ी है, बट पब्लिक डीलिंग में मानती हूँ उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है। जब आप पब्लिक के लिए आप दिन रात खड़े हो, जो काम कोई नहीं कर रहा है ना वो पुलिस वाला कर रहा है। मैं ये भी मानती हूँ कि आपको बुरे मिले होंगे, एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा होगा, बट आपने जैसे आपने खुद कहा कि ऑड आवर्स में काम करते हैं, वो ऑड आवर्स में काम कर रहे हैं, हर एक चीज ऑड ही कर रहे हैं, मतलब जो काम कोई नहीं कर रहा वो भी वही कर रहे हैं। और वो टाइम पे उनको खाना नहीं है, टाइम पे उस इंसान का सोना नहीं है, टाइम पे वो अपनी फैमिली को नहीं देख पा रहा है, टाइम पे उनको कभी छुट्टी नहीं मिल रही है, मतलब छुट्टी मिल भी रही है तो हर कभी उनको वापस बुला लिया जा रहा है। जिस आदमी के साथ सब कुछ ऑड में ही वो सारा कुछ परफॉर्म कर रहा है, वो आपके साथ एक मतलब व्यवहार उसका सिंपल कैसे होगा, वो भी थोड़ा ऑड ही होगा। मतलब उसका आपने कभी देखना है, आप अच्छे से नहीं सोओगे ना मुकुल जी एक रात, अगले दिन आप थोड़ा चिड़चिड़ा महसूस करेंगे। तो पुलिस की तो लाइफस्टाइल ही ऐसी है, ना कोई समय है और किसी चीज का कोई समय नहीं, और बहुत ज्यादा ही पब्लिक डीलिंग है। मतलब चलिए इसमें भी कई 2 तरह की चीजें और ऐड कर देता हूँ मैं, जो मैंने महसूस किया। कई बार गाड़ी में हम किसी जाम में फंसे होते हैं, हम गाड़ी के अंदर बैठ के 4 लोग अगर बैठे हैं गाड़ी में, 5-10 भी हो जाए, लेकिन हम गाड़ी के अंदर बैठ के उससे इरिटेट हो रहे हैं। एक व्यक्ति वैसे ही हजारों गाड़ियों को इधर से उधर भेज रहा होता है, वो कितना इरिटेट हो रहा होगा, वो भेज रहा है, वो धूप में भी भेज रहा है, वो बारिश लगी होगी वो तो भी भेज रहा है, वो तूफान होगा तो भी भेज रहा है वो, बट हार्डली कोई रिकॉग्नाइज करता है पुलिस के एफर्ट को। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको बुरे नहीं मिलेंगे, हर जगह मतलब आपको अच्छे लोग भी मिलेंगे, बुरे लोग भी मिलेंगे, पर मोस्टली आपको अच्छे लोग मिलेंगे, बहुत ज्यादा अच्छे लोग मिलेंगे आपको हिमाचल पुलिस में, तो बहुत ही ज्यादा। हमारे ऑफिसर्स भी और आपके सबऑर्डिनेशन भी और इतने हेल्पफुल हैं, मतलब मैं आपको बोल रही हूँ कि कोई आपकी हेल्प के लिए नहीं आएगा, पुलिस वाले आ जाएंगे आपकी हेल्प के लिए, कभी आपने कॉल लगाओ आप उनको। तो मैं चाहूंगी कि आम जनता उनके प्रति अपना थोड़ा सा नजरिया बदलें, ये देखें कि ये वो लोग हैं, जब आप शायद आराम से घर में सब कुछ कर रहे हैं, देखो आप दिवाली होती है, कुछ भी होता है, वो उनको कोई छुट्टी भी नहीं हो रही है, और आपने देखना उनको संडे भी नहीं है, अब बोलते हैं उनको कि स्पेशल लीव मिल रही है या उनको एक्स्ट्रा पे मिल रही है। वो आप किसी भी पुलिस वाले से पूछेंगे, बोलेंगे कि ये ले लो आप ना, एक दिन दे दो हफ्ते में आराम का, जो हमारा ही है,
वो नहीं मिलता है, जो कभी भी नहीं मिलता है। और और 24 आवर ड्यूटी दे रहा है वो इंसान, ऐसा सोचना चाहिए हर एक व्यक्ति को। तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी इज्जत करनी चाहिए, हमें बहुत ज्यादा इज्जत करनी चाहिए बल्कि उनकी। जब इसके आगे हम आपको लेकर जाते हैं तो मुझे जो समझ आता है, इसके बाद आपने सबसे पहले कांस्टेबल सिपाही भर्ती हुई थी, जी जी आप प्रमोट होकर हवलदार होती है जी। फिर ये अब थोड़ा बच्चा भी थोड़ा बड़ा हो रहा है, दोनों पेरेंट्स जो हैं वो भी पुलिस में है, हालांकि समय जितना भी मिल रहा है जी। लेकिन उसके बाद आप इसके बाद प्रमोट होती हैं या एग्जाम देती हैं प्रमोशन का? एक्चुअली मैं 2009 में, मुकुल जी, एक हमारा एग्जीक्यूटिव क्लैरिकल कैडर होता है पुलिस में, उसके लिए एक एग्जाम होता है, बहुत बड़ा कोई एग्जाम नहीं होता है, हमारा टाइपिंग टेस्ट होता है, जितने भी हम लोग लगे होते हैं। तो वो जीवन में जो मैंने ITI की थी ना, उसका बेनिफिट हो गया मुझे। खैर स्टेनो तो मेरी यूज नहीं हुई वहां पे, पर टाइपिंग स्किल्स हो गई। हिंदी के टाइपिस्ट आपको कम मिलेंगे, बिल्कुल सही जबकि है। मेरी वहां पे दिक्कत भी आई थी, मुझे याद है। मेरा नंबर बहुत लेट था, पता नहीं, मैं 36 37 आया था मेरा नंबर, और उस टाइम रखे 60 से ज्यादा लोग थे, तो मेरा नंबर पड़ गया था उसमें। अदरवाइज मेरी मशीन खराब हो गई थी, मैंने ध्यान नहीं दिया, जो हम टाइप कर रहे होते हैं वो इधर देख रहे होते हैं, टाइप उधर कर रहे होते हैं, मेरी कीज फंस गई थी। पर फिर भी मतलब मैंने क्वालिफाई किया। टाइपराइटर पे टाइप कर, टाइपराइटर पे होता था उस टाइम। अच्छा, वो कीज फंस जाती थी, वो नहीं देखी मैंने, मुझे बहुत याद है। तो मेरी एग्जीक्यूटिव क्लैरिकल कैडर में आई थी मैं, और हवलदार भी उसी में बनी थी। और जब मुझे ASI बनना था तो इन्होंने हमारे लिए ट्रेनिंग रखी। ओके। PTC ड्रो, तो 50 लोग हम ट्रेनिंग में गए थे, और 50 में से मैं एक थी शायद जो नाचती भी गई थी, इतनी खुशी से गई थी कि वाह ट्रेनिंग हो रही है। मैं 15 साल बाद 2015 में गई, मतलब 2000 में ट्रेनिंग में गए थे हम। तो मैंने इतना एंजॉय किया वहां ट्रेनिंग में, जैसा मुझे लगा ही नहीं कि 15 साल बाद आ रही हूँ मैं इस ट्रेनिंग सेंटर में। ओके, मतलब आप वहां पे आपकी प्रमोशन भी हो रही थी, आप उससे भी खुश हो? नहीं, प्रमोशन की ऐसा जितनी खुशी नहीं थी, मैं कुछ सीखने भी मिलना था, और कुछ फिजिकल एक्टिविटी भी हो रही थी। मतलब एक फ्री टाइम, एक जो हम साइकिल जीते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में, उससे कुछ अलग था। और एक सिंगल दुख था कि बेटे को छोड़ना पड़ रहा है। और जो मैं वही पूछना चाह रहा था कि उस दौरान फिर बैक ऑफ द माइंड बच्चा है वो, तो मैं रोज रोती थी वहां पे, रोज बिना मतलब जितने दिन PTC में रही हूँ, कोई दिन नहीं है मैंने रुमाल एक स्पेशल रखा होता था, रोज मुझे रोना ही है जब घर फोन करना है। कौन सी क्लास में था वो? तब छोटी क्लास में था, आई थिंक 6th 7th में होगा हार्डली। कितने समय की ट्रेनिंग रहती है ये? हमारी 45 दिन की थी, पर थोड़े ज्यादा लग गए थे दिन। यानी 2 महीने के आसपास? हाँ जी, 2 महीने के आसपास। पर हम रोज डांस भी करती थी, मैं ऐसा नहीं है। एक हमारा वो डांस सेशन भी चलता था वहां पे ना, एक रोने का है और एक नाचने का है। मतलब आप ये सोचें कि मैंने वहां पे भी टॉप किया था हमारी ट्रेनिंग में। मैंने एंजॉय भी पूरा किया, पढ़ने में, ग्राउंड में मैं सिंगल थी शायद, जो मतलब एंजॉय करके करती थी कि वाह ये करना है खुशी से। मतलब मैं कोई भी चीज करती हूँ, मुझे होता है कि अब ये करना है तो ये अच्छे से ही करना है। तो यहाँ पे भी आपको कोई और मिला था जिसने आपको कहा था कि आप गलत जगह पे हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं उन्होंने बोला। जब हमारी ट्रेनिंग खत्म हुई, वो हमारे टीचर थे वहां पे, उन्होंने मुझे बाहर बुलाया, क्लास से बाहर, लास्ट डे था हमारी ट्रेनिंग का, और उन्होंने मुझे बोला कि मैडम आप यहाँ डिजर्व नहीं करते, कुछ और करें आप लाइफ में। तो थोड़ी देर तो मेरे सिग्नल चले गए, मुझे ये लगा कि ये क्या बोल दिया इन्होंने। फिर मैंने उनसे पूछा कि सर फिर मुझे क्या करना चाहिए? बोलते कुछ भी, यू कैन डू एनीथिंग, कुछ भी करो, पर आप यहाँ डिजर्व नहीं करते हो। जो आप इन लोगों में 50 में बैठे हो, आप यहाँ डिजर्व नहीं करते हो। इस यहाँ से आप बाहर निकलो, ये बोला उन्होंने मुझे कि जहाँ मैंने आपको देखा आप यहाँ डिजर्व नहीं करते हो। वो क्या करते थे खुद से? वो खुद हमारे कैडर से संबंध रखते हैं। कैडर मतलब अभी वाले कैडर से? हाँ जी। और मुझे तो, मेरे लिए तो वो वैसे ही भगवान थे, क्योंकि वो पहले इंसान मिले थे हमें। जो इतने सारे क्वेश्चन होते हैं मन में कि ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, क्योंकि पुलिस में तो पुलिस रूल ही चलते हैं। और मैं ऑफिस में जॉब कर रही थी उस टाइम पे, तो हमें पता ही नहीं होता था कि ये चीज कैसे होती है। तो वो कोई भी ऐसा वो था हमारे लिए, तो वो भगवान थे उस टाइम के। कुछ भी हम पूछ रहे हैं वो रिप्लाई कर रहे हैं। फिर मुझे पता चला कि सेक्शन ऑफिसर नाम की कोई चीज है, कि ऐसे ऐसे कोई कमीशन होता है, ये हम दे सकते हैं। फिर वहां से आने के बाद मुकुल जी, जो मैंने पहला काम किया वो यही किया कि इसी की तैयारी की। अच्छा, और उसी साल निकल गई हूँ मैं। मतलब नेक्स्ट ईयर जो एग्जाम हुआ है, नेक्स्ट टाइम जब भी कमीशन के एग्जाम हुए, मैं उसमें मतलब आगे हूँ, क्लियर कर। आपने ASI वहां से छोड़ा था या SI? ASI मतलब वही, वो ASI की ट्रेनिंग में तो मिले सर वहां पर। बस इधर प्रमोशन हुई, उधर वो अनाउंस हुई सीटें। बल्कि मुझे याद है आज भी, बेचारे मुझे वहां पे कुछ पुलिस वाले एग्जाम दे के आए थे वहां पे, इसी कमीशन का। और बात चली, मैंने कहा आप लोग एग्जाम देने गए थे, ऐसे ऐसे कोई एग्जाम होते हैं? बोलते हाँ, पर बोलते अब तो ना ये ओपन हो रहा है, अब तू तो कहाँ ये निकल पाता मैडम, बड़ा मुश्किल है। मतलब वही बात है ग्रेजुएशन वाली, जो मुझे पहले भी लोगों ने बोला कि ये नहीं तू कर पाएगी। आप मतलब बेसिकली आपसे कुछ काम करवाना हो तो आपको बोल दें ये नहीं है ना, ऐसा? ये सच में ऑफिसर ने मुझे, मेरे पेरेंट डिपार्टमेंट में भी ये बात बोली थी कि आप ये अगर आप ऐसे सोचते हो कि ऐसे आपने जैसे ये प्राइवेट पढ़ाई कर ली है, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, अब आप ऐसे ही कमीशन भी क्वालिफाई कर लोगे ना, तो ऐसा नहीं होता बोलते हैं। तो मैं ये, जब उन्होंने ये बात बोली ना मुझे, तो मैं बाहर आके तो बहुत रोई।
पर मेरी दो सखियां थी एसपी ऑफिस में, हेमलता दीदी और संध्या दीदी, उन दोनों ने बोला कि देख ये, उन्होंने बोला ना अब ये तू तो ये सोच ले कि अब तुझे करना ही है, ये अब तो तुझे करके दिखाना ही है। तो ये मेरे लिए तो वो सब, मतलब मुझे सब इतने सपोर्ट कर रहे थे, वो सर इतने अच्छे थे, पता नहीं उनके मुंह से कैसे निकले ये शब्द, वो भी मुझे सपोर्ट कर रहे थे बेचारे। मैं हाँ, देखा जाए तो एक तरह से आपको इंस्पायर बिल्कुल बिल्कुल। आपने पहले ही अटेम्प्ट में अपने पुलिस की भर्ती निकाल दी और पहले अटेम्प्ट में कमीशन भी क्लियर कर लिया, सेक्शन ऑफिसर बन गए जी। अब ये डिपार्टमेंट चेंज हो गया, अब आप, मैं ये सिर्फ इस जर्नी पे आने, अभी भी आप उसी डिपार्टमेंट में काम कर रही हैं, लेकिन क्योंकि इस पे तो काम चला हुआ और मैं डिपार्टमेंट पे बात नहीं कर रहा था, लेकिन पुलिस की जर्नी में, पुलिस वाली जब आप थी तो मिस क्या करती थी, मतलब अब क्या मिस करती हैं उसके बारे में? मैं अपनी यूनिफॉर्म मिस करती हूँ। उसका एक चार्म अलग होता है। उसका एक चार्म अलग होता है मुकुल जी, मतलब ऐसे मैंने ना स्कूटी सीखी थी 2015 में जब मैं एएसआई बनी थी, तो मुझे लगता था कि अब मेरे स्टार लग गया, और पुलिस लाइन में ना बसें नहीं रुका करती थी उस टाइम पे, ऑफिस आना होता था और मंडे को ड्रेस डलती है, तो फिर मुझे लगता था कि कितनी बुरी चीज है, मैं हर किसी गाड़ी को हाथ देना है, मतलब मुझे लगता था कि ये, मतलब ये नहीं होना चाहिए, तो मुझे खुद के लिए वो बुरा लगता था। फिर मैंने बेटे की साइकिल चलानी सीखी पहले, तो पहली बार जीवन में जो साइकिल चलाई वो अपने बेटे की चलाई है, और उस उम्र में चलाई है। देखो आप आके, मेरा बेटा ठीक ठाक बड़ा था उस टाइम पे 2015 में बड़ी साइकिल चलाई है मैंने। फिर मैंने स्कूटी सीखी उसके बाद, मतलब जब मैंने देखा स्कूटी पे आप यूनिफॉर्म में चलती थी ना मैं, गाड़ियां फटाफट साइड में हो रही हैं, ऐसे मैं स्कूटी आप मैं चलती हूँ, जैसे मान लो आज भी चल रही हूँ मैं, उनको थोड़ा नहीं पता है कि आंटी बैठी है हेलमेट के अंदर, लगे होते हैं बच्चे टी 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 हॉर्न बजाने। अब यूनिफॉर्म में होता तो एक एलपी गाड़ी भी थोड़ी साइड में होती है। मतलब मैंने देखा यूनिफॉर्म एक इतनी अच्छी चीज है। मैंने जब मैं पुलिस में थी मुकुल जी, मैंने ऐसी कोई गाड़ी नहीं जिसमें सफर नहीं किया, ट्रकों तक में सफर किया है हमने। जब ड्यूटी जाते थे, मान लो विधानसभा ड्यूटी और लेट हो रहे हैं, कहीं वीआईपी ड्यूटी है, तो कुछ भी गाड़ी मिल रही है, और जब आप खाकी वर्दी में होते हो ना, सामने वाले की नजर में इज्जत होना हो, थोड़ा सा डर होता है आप, और खुद भी आपको बुरा नहीं लग रहा होता उस टाइम पे। मैं सिविल में आपसे लिफ्ट लूंगी तो आप भी सोचेंगे कि शायद लेडी पता नहीं कैसी है, मैं यूनिफॉर्म डाल के आपसे लिफ्ट लूंगी, आप सोचेंगे कि नहीं नहीं ठीक है। बेसिकली हम ये बात कर रहे हैं कि पुलिस के प्रति जो एक नजरिया लोगों का रहता है, वो उस थोड़ा सा रहता है, बेहतर रहता है। जी जी, तो यूनिफॉर्म तो मैं डेफिनेटली मिस करती हूँ। अभी आप 18 साल काम कर चुकी हैं पुलिस डिपार्टमेंट में, उसके साथ आप 2018 में वहां से आई हैं, यानी कि 6 साल आपका फाइनेंस में जी जी जी, आप असिस्टेंट कंट्रोलर अब बन चुकी हैं। लेकिन इसके दौरान ये 2020 के आसपास की बात है, जब आपके जो आपने योगा की अपनी जर्नी, या फिर आप जिसे मूवमेंट्स कहते हैं, वो आपने जर्नी स्टार्ट की, जहाँ पे आप अलग अलग जो एक मूवमेंट्स आप दिखाती हैं वहां पे, कि जिससे बॉडी के ब्लड फ्लो शायद ठीक होता होगा, क्योंकि मैं इतना ज्यादा फिटनेस में हूँ नहीं। ये मैम आप उस समय तक जितना मैं समझ पा रहा हूँ, यू वर हिटिंग 40 एट दैट टाइम। जी जी जी, हाँ जी हाँ जी, 39 में कंप्लीट कर चुकी थी मुकुल जी, जब फिटनेस की जो घंटी बजी है मेरे जीवन में। मैं वही जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि ऐसे टाइम पे एक समय ऐसा आ जाता है कि आपने अगर पूरे जीवन कुछ नहीं इस तरह का नहीं, कुछ भी नहीं किया ऐसा, तो 40 के आसपास तो लोग भी कहने लगते हैं कि ऐसा अब करोगे तो जी, अक्सर सुनने में तो यही आता है। इसीलिए शायद मैं अक्सर मैं अपनी एज लिखती हूँ हर जगह पे, वो एक बड़ा रीजन है मेरा सबको मोटिवेशन के लिए, कि एज इज जस्ट अ नंबर। तो मैं यहाँ पे यही जानने का प्रयास कर रहा हूँ कि जब ये सारी चीजें आपकी लाइफ में, जैसे नोटिस भी करने वाली चीज है, आप पहले अटेम्प्ट में सारी जगह पहुंचती हैं, 40s के बाद कहा जाता है कि भाई अब अगर इंजरी हो जाए तो आप उसे रिकवर करने में बहुत ज्यादा मुश्किल आती है। तो आपके मन में, मतलब पहले तो ये विचार ही कैसे आया है कि ये किया जाना चाहिए या कुछ किया जाना चाहिए? आप एक्सरसाइज वगैरह कर रही थी उस समय पर, ये जो जितना मतलब 20 से 40 के बीच? नेवर एवर, वही जो पुलिस में कभी महीने में एक आध परेड हो जाती है, एक आधी, हाँ ठीक है, बहुत कम होती है। जनरल परेड वैसे हमारी मंडे को रखी जाती है, पर वो मोस्टली नहीं होती है, आपको पता है ये कुछ ना कुछ चला ही होता है, तो नहीं होती है, कम होती है वो। बाकी पीटी तो सिर्फ कागजों में ही होती है, नहीं हो पाती है, ड्यूटी आरजी ऐसे हैं पुलिस के, तो ऐसा कोई फिटनेस का कुछ नहीं था मुकुल जी। मेरी लाइफ में जो दस्तक दी है, मेरा मानना है, मैंने ये देखा है कि वही बात है ना कि अगर सुख है जीवन में तो दुख आने वाला है, और अगर दुख चल रहा है आपके जीवन में तो सुख के दिन आपके नजदीक है। तो मेरे जीवन में जो सुख थोड़ा जरूरत से ज्यादा ही आ गया था। अच्छा, मतलब आप सोचेंगे पुलिस में तो मैं इतनी एक्सर्शन थी, इतनी मतलब हेक्टिक लाइफ में जी रही हूँ, और एकदम से मैं ऑफिसर बनी हूँ, और अब मैं 10 से 5 प्रॉपर बैठ रही हूँ, छुट्टी वाले दिन मुझे छुट्टी है, और मतलब
ये मुझे लग रहा है एक ऐसे टाइम था जब मैंने थोड़ा सा वेट भी पुट ऑन कर लिया था, और वेट पहले भी था बट अब मुझे लग रहा था हल्का ज्यादा हो गया था थोड़ा। फिर मुझे लगने लगा भारीपन महसूस होने लगा मुझे। जैसे हम इंडियन टॉयलेट यूज करते हैं, आप टॉयलेट में बैठे हैं, आपके पाँव सुन हो गए, आप मॉपिंग कर रहे हैं, पोछे लगाते हैं हम नीचे बैठ के, अब पोछे नहीं आप लगा पा रही हूँ मैं, आगे पीछे खिसकने में दिक्कत हो रहा है, अपने आप हैवी महसूस हो रहा, पाँव सुन हो रहे हैं तो फिर नॉर्मली नहीं आ रहे हैं वो थोड़ी देर में। या मान लो मैं लेटी हूँ बेड पे और मुझे कुछ लाइट ऑन करनी है तो ऊपर उठने में भी दिक्कत लग रही है। तो ये, और मेरे दोनों घुटनों में ना इतनी तेज चुभने वाली सुई जैसी चुभती थी मेरे, जब मैं डाउन स्टेयर आती थी कि मैंने अपनी मदर को बहुत ज्यादा तकलीफ झेलते देखी है ये चीज। तो मुझे लगा कि अभी मैंने 40 टच किया और अभी से ये दिक्कत आनी शुरू हो गई, मैं डर गई। अब मैं थोड़ा दवाइयां वगैरह नहीं खा पाती हूँ तो डॉक्टर के पास तो मुझे जाना ही नहीं था। मेरे हस्बैंड एक बार घूमते फिरते हम डिकैथलन चले गए, वहां मैंने 100 रुपए की स्कीपिंग रोप ली और कुछ नहीं खरीदा, आगे वहां से स्कीपिंग रोप 100 रुपए की लेके। तो जो मेरी पहली चीज थी वो मैंने यही स्टार्ट की कि मैं ऐसे करती हूँ कि चलना फिरना स्किपिंग ये शुरू करती हूँ। शायद डॉक्टर मना करते हैं क्योंकि घुटनों में तो दर्द थी, आपको ऐसा कोई काम ही नहीं करना चाहिए जिससे उसको एस्केलेट हो जाए। मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं है, किसी से कोई बात नहीं कर रही हूँ, डर के मारे मन में खुद से कि अब मुझे थोड़ा एक्टिव होना है। और मेरा जो पहला उद्देश्य था वो यही था कि मेरी मम्मी का वेट ज्यादा था और डॉक्टर हमेशा बोलते थे कि आपका ना जी वेट ज्यादा है और इस वजह से घुटने घिस गए। तो मुझे लगता था कि मैंने वेट पुट ऑन कर लिया है शायद और उस वजह से हो रहा है। तो मुझे तो सबसे पहले था कि वेट कम करना है, और लेडीज के लिए वेट कम करना इतना मुश्किल काम है, हमें क्रेविंग्स बहुत होती है ना, हमें खाने का मन तो मार नहीं सकते हैं। तो फिर मुझे लगा कि मैं खाना तो मैं छोड़ नहीं सकती हूँ, तो फिर ऐसा करती हूँ एक्टिविटी कर लेती हूँ ताकि मतलब। और जबकि मैंने ये पाया जब शुरू किया कि आपकी जो, अगर आपने वेट कम करना है तो एक्टिविटी 20% रोल रखती है, अगर आपने वेट कम करना है तो 80% आपका खाना है। हाँ जी, ये तो मुझे पता ही नहीं था। फिर मैंने शुरू की हल्की फुल्की, जैसे सुबह उठ जाना है, जॉगिंग करनी है, रनिंग करनी है, 4 चक्कर लगाती थी मैं ग्राउंड के। एक बार मैं ज्यादा ही जल्दी चली गई, कुछ लोमड़ियां जैसे दिखी, भी डर के मारे वापस आ गई। अच्छा। पुलिस लाइन का ये फायदा है कि अब तो वहाँ लाइट्स भी लगी हैं, तब इतनी ज्यादा सहूलियत नहीं थी उस टाइम पे जब मैंने स्टार्ट ही किया था। तो स्कीपिंग मैंने क्या करना, स्कीपिंग रोप लेनी और आर्मी एरिया है हमारे पुलिस लाइन में, आर्मी एरिया में चले जाना है रोज, ताकि मुझे पुलिस वाले ना देखें कोई। शर्म भी लगती थी उस टाइम पे और आता भी नहीं था, ऐसा होता भी नहीं था, घर के अंदर जगह नहीं थी। कोशिश करती थी उससे पहले। नहीं, स्कूल में की होगी कभी, प्राइमरी में। अच्छा, ऐसे नहीं, नेवर एवर। मैंने कुछ भी नहीं किया है जो आप मुझे करते देखते हैं। अच्छा, मतलब ये मैंने कुछ नहीं किया है। अभी आप हैंड स्टैंड कर लेती हैं, आप अपने टोज, ये मैंने देखो 43 साल की हुई तो हैंड स्टैंड हुआ है। मतलब टोज पे भी खड़ा होना, वो तो बैले डांसर्स करते हैं, वो भी ये मैंने आजकल मतलब कुछ महीने पहले डिस्कवर किया कि ये भी कर सकती हूँ मैं। मतलब मुझे आप अपनी बॉडी पे अगर मोबिलिटी होती है हमारी, जो जॉइंट आप कर सकते हो, मूव कर सकते हो जॉइंट के थ्रू, मतलब आपके बॉडी पार्ट्स, तो वो मोबिलिटी पे अगर आप काम करेंगे तो जॉइंट से रिलेटेड इशू तो आपके कभी नहीं होंगे। और ये उसी के साथ साथ आप स्किपिंग तो हमने देखी है आपकी, लेकिन उसी के साथ साथ वो स्किपिंग तो मुकुल जी, वो तो वीडियोग्राफी के लिए मैं वो वार्म अप के लिए गई थी स्पेशली उस दिन। मैं कभी 6 महीने में एक बार करती होंगी। अब अगर आपकी मेरी कोई वीडियो आ रही है स्किपिंग की, मान लो आप कसम से कि वो उसी दिन की होगी, उसके बाद अगर आपने मुझे स्किपिंग करते नहीं देखा तो नहीं करती हूँ। अगर आप स्ट्रेचिंग की बात करें तो इस ऑब्वियसली अगर मतलब कोई मार्शल आर्ट भी करता है तो अगर उसने 25-26 साल तक अगर वो ट्रेन नहीं किया है, 26वें साल पे भी जाके उसको ट्रेन करने में दिक्कत आती है। आपने ये सब आप कह रहे हैं कि 40 के बाद जो स्ट्रेच, जी 40 में मुकुल जी 6 महीने हो गए थे मुझे शायद एक्टिविटी करते, पर मैं ये मानती हूँ कि मैंने आपको बोला बहुत ही कॉमन एवरेज इंसान हूँ, बस थोड़ी सी मेहनती हूँ, थोड़ी सी मेहनती हूँ बस। मैं किसी काम को करती हूँ तो पूरी शिद्दत से करती हूँ उसको। तो ये मेरा ये होता था कि जब बारिश है बाहर, इतनी ज्यादा ठंड है बाहर, मुझे निकलना ही है बाहर। और पुलिस लाइन में ना मैं क्या करती थी कि सुबह तो मैं ग्राउंड जाती ही थी, पर शाम को भी जैसे मेरा जो ऑफिस से आने के बाद जो मुझे खाना बनाने से बीच का जो पीरियड है, वो वहाँ पे एक रिक्रिएशन हॉल सा है, वहाँ पे है वहाँ पे ना रूम बना हुआ। हाँ जी, उसके रूम के साथ वहाँ बेचारों ने, पुलिस वालों ने हमारे मैट भी रखी होती है, थोड़े हल्के फुल्के वेट भी है, मैंने कुछ यूज नहीं करना है उनका, जाके वहाँ मैट बिछानी है। कोई है नहीं यार, मोस्टली कोई नहीं होता था, लेडीज तो कोई नहीं होती थी। मैं लिख के दे सकती हूँ, जब मैं एक्टिविटी करती थी कोई लेडी नहीं होती थी, या लेडीज होती थी बेचारी, मैं उनको भी नहीं खड़े होने देती थी, वो खड़े होकर बात कर रही थी, मैं बोलती खड़े नहीं होना है, बात नहीं करनी, बात करनी है चलते चलते करनी है, चलते रहो, सबको लगा देती थी अपने साथ। तो मैंने सुबह भी जाना है, शाम भी जाना है। वही बात है कि अब मुझे बोलते हैं ना लोग कि तू तो बड़ी लकी है, तेरा शरीर तो बड़ा अच्छा है। मैंने 0 से आई हूँ मुकुल जी। जब मैंने शुरू किया ना, मेरी कजन सिस्टर है, वो सितंबर 18 में आई थी मेरे घर, तो
तो वो मुझे ग्राउंड ले गई एक बार। मैं जब वो योगा कर रही थी ना, तो मैं ना अपने पाँव में हाथ नहीं लगा पाई। चाइल्डहुड में हम, मेरे पापा मुझे याद है बोला करते थे बचपन में कि तो अपने कौन है घुटनों में नाक लगा के दिखाओ मुझे, बहुत याद है मुझे ये सेंटेंस पापा का। तो अब हम बड़ी मुश्किल से पर लगा देते थे जैसे कैसे करके नाक घुटनों में, मेरे हाथ ना पहुंचे, मतलब फॉरवर्ड फोल्ड के इतने बुरे हाल। तो उस दौरान मतलब वो मेरी पहली ये जो योगा गुरु है मेरी कजन है, पर मैंने स्टार्ट नहीं किया तब जब वो करवा के गई। वो बताया उसने मुझे कि दीदी ऐसे 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 करना है सितंबर में, पर शुरू किया मैंने फरवरी 19 में। और स्किपिंग के साथ ये स्टार्ट हुई जर्नी है, उसके बाद स्किपिंग के साथ, जॉगिंग के साथ। और योगा तो मेरा दूर दूर तक नहीं था, योगा आया है मेरे जीवन में कोरोना के टाइम में, 2020 में। जी, वो कोरोना के टाइम पे भी इसलिए क्योंकि जब मैंने फिटनेस जर्नी शुरू की थी ना अपनी, तो मैंने एक चैलेंज एक्सेप्ट किया था, मंदिरा बेदी जी ने चलाया था इंस्टाग्राम पे कि आपको 100 दिन तक कोई ना कोई एक्टिविटी डालनी है। तो आप वो था उसमें कि 10,000 स्टेप्स हो सकते हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं। तो फिर मुझे ये था कि बस कुछ ना कुछ डालना है ऑनलाइन, तो उस वजह से भी मैं थोड़ी एक्टिव रही। ओके। तो मतलब एक्टिविटी करके डालनी होती थी, उसमें फोटो या कोई वीडियो डालते थे हम। बस वो बोलते ही है ना मुकुल जी की अगर आप कोई चीज 21 दिन तक करते हैं तो आपको उसकी आदत लगती है, अगर कोई चीज आप 90 दिन तक करते हैं तो फिर वो आपका लाइफस्टाइल बनती है। तो मुझे लगता है उसके पीछे वो मोटिव रहा होगा उन लोगों का। ओके, वो 100 दिन का रखा है कि ताकि आपकी लाइफस्टाइल बने, आप कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहें। पर इसमें जैसे मान लीजिए योगा तो आप बेसिक से भी कर सकते थे, आपने बहुत एडवांस चीजें उसमें करने का प्रयास की भी हैं। वो एडवांस बोलूंगी मुकुल जी, जब शुरू किया था ना तब तो कोई आइडिया ही नहीं था कि कर क्या रही हूँ, फिट होना था। बट जब मैंने शुरू किया, आप एक वर्ड भी बोल दिया, मैं इसलिए यहाँ पे बीच में टोका आपको। सॉरी, आप योगा की जगह आप सिर्फ मूवमेंट्स पे बोलती हैं। आप योगा बहुत लेट आपने शुरू किया कि आप ऐसा कहते हैं कि मैं सिर्फ एक मूवमेंट्स करती हूँ, योगा को एज इट इज में जैसे कि पूरा कहा जाए कि बस योग ही कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको इसको थोड़ा देर में डिफरेंशिएट करके बताऊंगी मेरे शब्दों में, क्योंकि जैसे कि मैं आपको बता दूं या सभी दर्शकों को भी बता दूं कि मैं अभी तक ट्रेंड नहीं हूँ योगा में। जी। मैं करती हूँ, मैं पहले मूवमेंट से शुरू किया। मूवमेंट में इसलिए बोलती हूँ उसको क्योंकि आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं दैट इज मूवमेंट। योगा इज अ डिफरेंट थिंग। अब जो तो योगा के बड़े बड़े लोग हैं तो बोलते हैं योगा के 8 लिम्स हैं, जिसमें आपका प्राणायाम या योगासन उसका एक लिम्ब है आसन सिर्फ, जो मैं करती हूँ, जो मुझे पता भी है हल्का फुल्का, ज्यादा मुझे ज्ञान नहीं है क्योंकि मैंने कहीं से ट्रेनिंग नहीं लिया, ऑनलाइन क्लासेस लगाई हैं कुछ एक मैंने, उससे मुझे बड़े फायदे हुए हैं। तो अभी मेरा मन जरूर है सीखने का। तो मैं मूवमेंट उसको इसलिए बोलती हूँ कि कुछ भी कर रही थी मैं, तो इंस्टाग्राम पे मैंने मैक्सिमम फिटनेस वाले लोगों को फॉलो किया। आज मैं आपको पुशअप करते देख रही हूँ, शाम को मैं प्रैक्टिस करूंगी पुशअप कैसे करना है, मुझे कोई आइडिया नहीं पुशअप कैसे होता है। कितने पुशअप कर लेती हैं आप अभी? अब ऐसे तो नहीं करती हूँ मैं, जैसे हिंदू पुशअप कर पीछे किए थे मैंने कुछ दिन पहले, तो फिर मैंने 20-22 किए। वो तो हिंदू पुशअप की वेरिएशन डिफरेंट थे, 80+ थे वो। मतलब 4 सेटों में किए कि एक बारी में 80+ किए? नहीं, एक बारी में तो नहीं कर सकती हूँ, एक बारी में तो मैं हार्डली 20 कर सकती हूँ। एक 4 सेट में आपने? 4 सेट में, हाँ जी। और जैसे आपने नोटिस, अगर मतलब कभी जिम नहीं गई? कभी जिम में गई थी 2022 में, मुझे हैंड स्टैंड करना था। मैं आसनों के पीछे बताऊं आपको, आप बात कर रहे थे स्ट्रेचिंग की, तो जब मैंने आपको बोला ना कि मैं बता रही थी कि मैं सुबह भी जाती थी शाम भी जाती थी, और वही बात है कि जितना आप चीनी डालेंगे उतना मीठा होगा। अब लोग बोलते हैं कि तू इतनी लकी है, इतना अच्छा तेरा शरीर अच्छा नहीं है। मैंने इस पे काम किया है, और काम मैंने बहुत किया है मुकुल जी। सबसे जो मुश्किल काम है ना जीवन में, वो खुद पे काम करना है, डिसिप्लिन बेसिकली। आप कुछ भी मतलब आप कोई भी चीज कर रहे हो अपने लिए कर रहे हो ना, दैट इज मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इन योर लाइफ, बट मोस्ट रिवॉर्डिंग भी वही होता है, आप अपने ऊपर काम करते हो। मैंने बहुत लोग देखती हूँ, लोग शुरू करते हैं जर्नी, वही है वो फिर से याद आ गई है मुझे उनकी, हमारे IAS की 1 से जो है वो 6 जनवरी के बीच रोड पे ना जाए, बहुत रश होगा। मैं अभी जानता हूँ, मैंने पहले भी बताया था। हाँ जी 1 से 5 तक, 1 से 5 तक, हाँ, जिम में ना जाए या रोड पे ना जाए कि बहुत रश होगा, और रेजोल्यूशन ले रखा है लोगों ने। फिर 6 तारीख से थोड़ा नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। उन्होंने वो बहुत अच्छी पोस्ट है सर, अगर आप देख रहे हैं आप पहचान जाएंगे अपने आप को। मैं यहाँ पे उन्होंने लिखा था कि उनके भी किसी मित्र ने लिखा था, उन्होंने उनका कोट किया था कि 1 से 5 तारीख तक जो लोग होते हैं वो सभी लोग जो है रेजोल्यूशन लिए लोग होते हैं। तो 5 दिन तक उन लोगों की वजह से वो पूरा जिम भरा रहेगा, इसलिए आप 6 तारीख से जाना शुरू करें। तो वो बहुत अच्छा उन्होंने लिखा था, और जी। बहुत सत्य था उसमें। वो बहुत सत्य बात है। वो वही बात है कि आप रेजोल्यूशन लेने की आवश्यकता नहीं, आपको नए साल की वेट क्यों करनी है, अपने लाइफ में कुछ करना है, आप आज शुरू करो। वही बोलते हैं ना, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। वो मतलब मैं बड़ा बिलीव करती हूँ उसमें। कभी ऐसा सोचना ही नहीं चाहिए कि मुझे कल से करना है। अगर आप ये सोच रहे हो ना, जिस टाइम आप ये सोच रहे हो कि मुझे कल से करना है, उस टाइम आप बिलीव मी आप कंफर्ट जोन में बैठे हो।
ओके और इट्स गोना बी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल नेक्स्ट डे, क्योंकि जब आपको उठना है ना, वो आप उस टाइम अनकंफर्टेबल जोन में जाने के लिए उठना है, तो आप नहीं छोड़ोगे उसको। वो ये कल नहीं लाना है लाइफ में, आज से शुरू करना है। आज अगर बात करें जैसे मान लीजिए कि खासकर अब यंगस्टर्स की, जी आजकल हिमाचल में बहुत से अलग अलग नशे चल रहे हैं, चिट्टा एक बहुत हो गया। हमारे टाइम में मुझे याद है कि सिर्फ और सिर्फ उसकी बात हुआ करती थी कि शराब और सिगरेट सेहत के लिए हानिकारक है, जी जी जी, हाँ, और आज तो उसको नॉर्मलाइज कर दिया हमने। अब नॉर्मलाइज हो चुका है कि हाँ ड्रिंक करता है, कभी कभी करता है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा बना दिया गया है। ये तो बच्चे जो है कंसिस्टेंसी इस जगह को ज्यादा चली जाती है, मतलब ध्यान नेगेटिव साइड को ज्यादा चला जाता है और एकदम से रिजल्ट भी नहीं आता। मैं उससे पहले, क्योंकि मैं इस क्वेश्चन के उत्तर से पहले मैं ये भी जानना चाहूंगा कि पहले मैं इस क्वेश्चन को पूरा कर लूं। तो बच्चों का क्या होता है, क्योंकि आप प्रयास कर रहे होते हो और रिजल्ट क्योंकि नहीं आते, तो बच्चों का ये ज्यादा होने लग पड़ता है कि अब जब रिजल्ट नहीं आ रहा तो हम एफर्ट क्यों करें। मैं आपसे इसका उत्तर देने से पहले, और नेगेटिव चीजों में रिजल्ट बहुत जल्दी आता है। अगर आप अभी एक ड्रिंक लेंगे तो आपको नशा अभी से होने लग पड़ेगा। एक्सरसाइज से आपको 6-7 महीने बाद कुछ डिफरेंस दिखेगा अपनी बॉडी में। लेकिन बच्चे के साथ क्या होता है, जब आपकी बात करें तो आपने ऑब्वियसली जब कुछ स्टार्ट किया तो आपको कब ऐसा रियलाइज हुआ कि हाँ मेरी बॉडी में फर्क पड़ रहा है बेहतर के लिए? मैं ये तो नहीं बोलूंगी कि कुछ दिनों में फर्क महसूस हुआ, फॉर श्योर दिनों में कुछ नहीं मिलता है आपको, शॉर्टकट तो होता ही नहीं है किसी चीज का। कुछ महीनों में मैंने रियलाइज किया। एक दिन ऐसे ही मतलब आदत ही बन गई थी मेरी कि जाना है आर्मी, उसमें आर्मी बल्कि आर्मी ऑफिसर्स घूम रहे होते थे, उनकी मिसेज घूम रही होती थी उनके एरियाज में, और बेचारों ने कभी नहीं ऑब्जेक्ट किया कि तू कौन है, कहाँ से आती है। तो मैंने एक दिन रियलाइज किया मैं चढ़ रही हूँ मुकुल जी, और मुझे लग रहा है मैं चल नहीं रही हूँ, उड़ रही हूँ। इतना लाइट वेट फील हुआ मुझे। अच्छा, उस दिन लाइट फील करा? हाँ, और मैंने जब वो स्कीपिंग रोप ली थी, मैंने उसके साथ ही वेइंग मशीन भी ले ली थी। और एक दिन में ना उसको 5-5 बार चढ़ के देखूंगी कि कितना कम हो गया, कितना कम हो गया। फिर ये भी पता नहीं था कि देखो हम एक्सहेल करते हैं, उसके थ्रू भी आप वेट लॉस करते हो, क्योंकि कोई नॉलेज नहीं है कि कैसे करना है। वो दिन भर चढ़ते रहना उस वेइंग मशीन पे। आज की डेट में मेरे घर में 2-2 वेइंग मशीन पड़ी है, मैं हार्डली चढ़ती हूँ उस पर कभी। बट स्टिल जैसे मतलब आप ये उसमें कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन आपका जी जी जी। बच्चे इवन और लोग जो किसी चीज को करना चाहते हैं, मैं फिटनेस की बात ही नहीं कर रहा हूँ, कितना कंसिस्टेंट रहना मतलब जरूरी, कंसिस्टेंसी की कितनी जरूरत है लाइफ में, कितना डिसिप्लिन की जरूरत है लाइफ में, कुछ उसके बारे में कहना चाहेंगे? मुकुल जी, अब जैसे लोग बोलते हैं कि मुझे बहुत सारे डीएम्स आते हैं लोगों के। एक तो आता है स्पॉट रिडक्शन के लिए, ये कैसे होगा, और मोस्टली वो जो मुझे पोजेस करते देखते हैं वो इतना जल्दी करना है उनको हर एक चीज में। जैसे हैंड स्टैंड करती हूँ, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है मुझे कि मैडम हैंड स्टैंड कैसे कर लेते हो आप? तो कोई भी चीज जल्दी नहीं आती। अब जैसे स्प्लिट करना है किसी को, मैं अपनी वीडियो शेयर करती हूँ, जो भी मुझे पूछता है कि मैडम स्ट्रेचिंग करनी है कैसे होगी। मुझे मुकुल जी 6 महीने लगे थे स्प्लिट पे काम करने में। 6 महीने ना एक बहुत बड़ा पीरियड, अगर आप देखेंगे, अगर आप रोज काम कर रहे हो और फिर आपको 6 मंथ लग रहे हैं, तो कंसिस्टेंसी तो बहुत मैटर करती है। बट अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो तब रिजल्ट मिलते हैं, और जब रिजल्ट मिलने शुरू होते हैं वो इतने रिवॉर्डिंग होते हैं, फिर आप पीछे मुड़ के नहीं देखते हो। बट कंसिस्टेंट रहना अपने आप में मुश्किल है। जैसे मैंने अपने पापा को बचपन में देखा था, हेड स्टैंड करते हुए देखा था। कर लेते थे मेरे पापा किया करते थे हेड स्टैंड ना, जैसे फ्री होते थे वैसे हेड स्टैंड किया करते थे। मैं बोलती थी पापा जी ये कैसे करते हैं आप? तो जब मैंने ये फिटनेस जर्नी स्टार्ट की ना, फिर मेरे मन में जो आया ना पहले 2-3 महीने के बाद कि मुझे पापा की तरह ना वो हैंड स्टैंड करना। और मुझे याद है मैंने फरवरी में शुरू किया मुकुल जी, और मैं मार्च में मैंने पहली अपनी जो फोटो डाली वो डाली मैंने हेड स्टैंड, दीवार के साथ सपोर्टेड है वो, पर इतनी खुशी है मुझे कि माय फर्स्ट हेड स्टैंड, मतलब पहला शीर्षासन मेरा 1 महीने में कर लिया मैंने। वो किक करना ही मुश्किल था, वो मेरे जैसे जीरो से चलने वाले इंसान के लिए। पर स्प्लिट के लिए मुझे 6 महीने लगे, 6 मंथ, और मुझे कोई सिखा नहीं रहा है, पर मैं आसनों के पीछे भाग रही हूँ। फिर मुझे लगा कि अच्छा स्प्लिट हो गया, हेड स्टैंड हो गया, और बाकी मैं देख रही हूँ किसी को करते। फिर मुझे था कि अब मैं हैंड स्टैंड करूंगी। तो 2020 में मेरे मन में आया कि हैंड स्टैंड करना है, पर मैंने जैसे ही दीवार के साथ में किक करने लगी तो मुझे लगा कि मुझसे तो किकअप ही नहीं हो रहा है। मैं हाथों पे वेट ही नहीं डाल पा रही हूँ। तब रियलाइज किया कि शोल्डर में स्ट्रेंथ नहीं है। तब मैंने पुशअप स्टार्ट किए 2020 में पहली बार। अच्छा, शोल्डर की स्ट्रेंथ बढ़ाई? हाँ जी, हाँ जी, वो भी नहीं, पूरी बॉडी पे काम किया। खैर मैं अगर तो मुकुल जी स्ट्रेंथ ही हो हैंड स्टैंड के लिए, तब तो मैंने जिम ज्वाइन किया था। आपने बोला कि आपने जिम नहीं किया। जिम में गई 2020 में, एक है हमारे यहाँ पे लोकल में, वहां पे गई। किस लिए? मुझे सिर्फ वहां पे स्ट्रेंथ बनानी है, किस लिए कि हैंड स्टैंड करने। तब मैंने देखा वहां पे जो हमारे जिम ट्रेनर थे, जिनके इतने बड़े बड़े वो जो बाइसेप्स ट्राइसेप्स हैं, मैंने उनको बोला कि मुझे ना हैंड स्टैंड करना है। और फिर मुझे लगा कि इनके तो इतने बड़े बाइसेप्स ट्राइसेप्स हैं, ये तो बड़ी इजीली कर लेते होंगे। फिर वो ना मुझे बोला उन्होंने कि मैडम भाई मैंने तो कभी ट्राई नहीं किया, पर आप बोलते हैं तो मैं भी करूंगा ट्राई। फिर मैंने बोला करके दिखाओ। जैसे उन्होंने हाथ नीचे लगाया ना, हाथ नीचे रखे और उनके पैर अपने आप उठ रहे हैं पीछे से। अच्छा। हैंड स्टैंड तो नहीं कर पा रहे हैं, बट उनकी शोल्डर में इतनी स्ट्रेंथ है कि वो पैर उनके लाइट हो रहे हैं, ऊपर उठ रहे हैं, बट हैंड स्टैंड नहीं कर पा रहे हैं। फिर मैंने देखा कि 2-3 महीने गई मैं, मेरा इंटरेस्ट नहीं आया वहां पे। मैं वेट लिफ्ट
एक हमारा सबका बेंट होता है। जैसे मैं जब भी मैं फिटनेस की बात कोई करता है तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि वो करो जो आपको पसंद है। मैं कभी नहीं फोर्स करती हूँ कि योगा करो, मैं खुद भी योगा ही नहीं करती हूँ। मैं डिफरेंट एक्टिविटीज करती हूँ। आज मुझे आप हिंदू पुशअप करते देखोगे तो कल शायद मैं अष्टांग योगा कर रही होंगी, परसों शायद मैं पुलअप कर रही होंगी, कुछ मतलब मैं डिफरेंट ही कर रही होंगी रोज। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो आपको पसंद है, कुछ लोग रनिंग बड़ा पसंद करते हैं, तो हमेशा बोलती हूँ जो आपको पसंद है आप वो करें। तो जिम मेरे लिए नहीं था, बल्कि मैं जिम में गई, बेचारे उन्होंने मुझे बहुत इन्वेस्ट किया 2-3 महीने में मेरे ऊपर, पर मैं तो नहीं जिम में इंटरेस्ट कर पाई, पर उनका योगा में मैंने पूरा इंटरेस्ट डेवलप करवा दिया। तो मैम जब हम बच्चों की बात कर रहे हैं, जैसे मैंने शुरुआत में भी आपसे पूछा, व्हाई इज इट हार्ड फॉर किड्स, या फिर किसी के लिए भी, ज्यादातर तो सबके लिए साथ होता है, लेकिन बच्चों के साथ जो होता है कि उनके जब डेवलपिंग ईयर्स होते हैं तो वो गलत चीजों में ज्यादा जल्दी पड़ते हैं सही चीजों के छोड़कर। ऐसा क्यों होता है आपके अनुसार? मतलब किस तरह से इसमें पेरेंट्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, किस तरह से उनको गाइड करना चाहिए बच्चों को अपने? जो बच्चों के साथ है ना मुकुल जी, पेशेंस चाहिए होती है एक्चुअली। बच्चे थोड़े से ऐसे होते हैं, इम्पेशेंट होते हैं, उनको बहुत ज्यादा मतलब पेशेंस नहीं होती है। एक तो आप हो सकता है कि फैमिली में, या तो आप लीड बाय एग्जाम्पल, आप खुद वो काम करें जो आप अपने बच्चे से चाहते हैं। देखो मैंने अपने बच्चे को कभी नहीं बोला कि तू कोई चीज कर ले, वो योगा करता भी नहीं है, और वेट लिफ्ट करता है, मुझे बड़ी खुशी होती है। पहले वो खेलता था, बास्केटबॉल खेलता था, मतलब कुछ भी आपके बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए। अगर आपका बच्चा किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में है तो उसकी बॉडी काम कर रही है, तो उसका माइंड भी थोड़ा अच्छे से ही काम करेगा। देखो ये सब कुछ जुड़ा हुआ है हमारा। मैं योगा को क्यों मानती हूँ, क्योंकि उसमें ब्रेथ का बहुत रोल रहता है। जब हमारा ब्रेथ वर्क होता है, ब्रेथ पे काम करता है, बॉडी अपने आप अलाइन होती है, बॉडी अलाइन होती है, माइंड अलाइन होता है, इतना अच्छा स्मूथ चलता है हमारा। मतलब हम हर एक चीज को, जैसे मेरी लाइफ में आपको पता है कि कुछ स्मूथ नहीं गया होगा सब कुछ ही, पर मैंने जो मैट पे जाने के बाद मैंने जीवन को जीना सीखा है। प्रॉब्लम तो हमेशा आएंगी मुकुल जी, पर आप उसको कैसे सामना करते हो वो सीखा है। फिर मैंने ये जाना है कि देखो प्रॉब्लम तो हमेशा ही रहेंगी, आपने प्रॉब्लम अगर आप देखते रहे तो प्रॉब्लम ही देखते रहेंगे, आपने रेमेडी पे काम करना है। तो बेसिकली हेल्दी बॉडी इज इक्वल टू हेल्दी माइंड। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर वो कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है तो वो उसका माइंड भी कहीं ना कहीं बिजी है और वो थोड़ा स्ट्रांग है। अदरवाइज वो किसी भी ये आजकल के बच्चों के पास अगर हम देखें, देखो हमारे मुकाबले में, जैसे मैंने आपको बताया, हमने गोबर फेंकना है, घास काटना है, लकड़ियां लानी है, हमारे बच्चों को क्या है? अब हम ये नहीं बोल सकते कि हमारे बच्चों की लाइफ आसान है, बिल्कुल नहीं। उनकी लाइफ बेचारों की हमारे से भी मुश्किल है, उनके ऊपर इतना प्रेशर है। उनकी लाइफ हमने ऐसी बना दी, हाथों में उनके मोबाइल दे दिए, उतने फ्रेजाइल उनके माइंड हो गए हैं, वैसी फ्रेजाइल उनकी बॉडी है, पेशेंस लेवल 0 है। अब पहले के बच्चे जो काम करते थे वो, मैंने बोला ना, मन भी तंदुरुस्त होते थे उनके। अब के बच्चों को, अब पहले हम 50% भी लाते थे तो भी हमारे पेरेंट्स कुछ नहीं बोलते थे। आजकल के बच्चे 90 ला रहे हैं तो भी पेरेंट्स, मतलब उसमें भी उनको ऐसा है कि नहीं इसने अच्छा नहीं किया। तो बच्चों पे तो बहुत ज्यादा प्रेशर है ही, पर मुझे ऐसा लगता है कि आपको उसको ऐसे उसके लिए एटमॉस्फेयर बनाना चाहिए अपने घर का, या ऐसा लाइफस्टाइल उसके लिए दे देना चाहिए कम से कम, कि वो अच्छी लाइफ लीड करे। मुझे अपने बेटे की जो सबसे अच्छी चीज लगती है ना, मैं उसको कभी नहीं बोलती हूँ कि तूने क्या बनना है बड़े होके। मैंने मतलब ऐसा मेरी तरह ही एवरेज है, मुझे लगता है अगर मैंने कुछ किया लाइफ में, मेरा बेटा भी कर ही लेगा। मैं हमेशा बोलती हूँ कि एक अच्छा इंसान बनना है, थोड़ा नशों से दूर रहना है, हमेशा मतलब यही रहता है, और कुछ ना कुछ सेल्फ लव, मतलब फिजिकल एक्टिविटी अपने लिए जरूर करनी है। तो वो करता है और मुझे बड़ा पसंद है उसका। फिर मुझे लगता है कि देखो ये अपने ऊपर काम कर रहा है। रादर मैं बोल देती हूँ कई बार कि बेटा रहने दे, आज बहुत ठंड है, मेरा बेटा कभी स्किप नहीं करेगा। मैं अपने बेटे से सीख रही हूँ अब ये चीज। डिसिप्लिन नहीं है मुझ में, मेरे बेटे में बहुत डिसिप्लिन है। और आप बिना डिसिप्लिन, जो आप कह रहे हैं कि आपने जो डिसिप्लिन नहीं है उसके साथ आप वो चीजें कर पाती हैं, तो ही इज यंग, ही इज हैविंग मोर एनर्जी एंड ऑब्वियसली ही विल डू बेटर, क्योंकि जल्दी स्टार्ट किया है उसने। हाँ, पर उसको ऐसा नहीं है जैसे मैं, तो मुझे ऐसा रहता है कि शेयर करना है, या उसको ऐसा नहीं है, उसके सोशल मीडिया पे कुछ ऐसा इतना शेयर नहीं करता, उसको कुछ नहीं है। पर मैं ना करूँ शेयर मुकुल जी, मेरे तो चाहने वाले वो मैसेज आने शुरू हो जाते हैं कि मैडम सब ठीक तो है। देखिए उससे एक बात भी रहती है, आप इंस्पायर भी करते हैं और लोगों को, जब भी आप इस तरह से बेहतर करते हैं। बहरहाल अभी के समय पर जैसे आप हैं, जब हम आपकी बात कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर जॉब भी करी, पुलिस में भी थी, अभी क्लास 1 ऑफिसर हैं, यू आर मदर टू वन वाइफ, हाउस होल्ड को भी देखती है, और ये सब अपने जो फिटनेस जर्नी है जो आपने 40 के बाद शुरू की वो सब भी देखती है जी। तो क्या मैसेज देंगे आप यहाँ पे सोसाइटी को, बच्चों को, बड़ों को, खासकर हमारी महिलाओं और माताओं को, बहनों को, क्या मैसेज रहेगा? मुकुल जी, मेरा तो सभी के लिए यही मैसेज रहेगा कि अपने ऊपर जरूर काम करें।
और महिलाओं के लिए तो मेरा स्पेसिफिकली देखो, मैं वैसे तो 2 पार्ट में डिवाइड करती हूँ इसको। ऐसा नहीं है कि महिलाओं का, मेरा हमेशा बोलती हूँ कि हम दूसरों के लिए जीते हैं सुबह से शाम, अपने लिए कुछ भी नहीं करते हैं और शरीर इतनी जल्दी हम खराब कर लेते हैं। मल्टीटास्किंग होती है लेडीज, मोटिवेशन मिल रहा है उनको। अदरवाइज एक सर्टेन एज के बाद ना लोग सोचते हैं कि अब तो हमारी उम्र हो गई, अब थोड़ी नहीं हम कुछ कर सकते हैं। बट उनके लिए मैं शायद एग्जाम्पल हूँ, वो तब मुझे ऐसा कुछ लिख रही होती है, उनके लिए काफी मोटिवेटिंग रहता है। तो मेरा यही है कि एज कुछ नहीं है, आप जहां भी हैं, कुछ भी हैं, कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करें। अब आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तो आप हर एक चीज को अच्छे से डील कर पाओगे। और जेंट्स का तो मेरा मानना है कि बहुत ही भोले प्राणी होते हैं। मैं हमेशा लेक्चर में भी बोलती हूँ ये चीज कि जेंट्स बहुत भोले होते हैं। हमारी सोसाइटी की नरिशमेंट ऐसी है कि जेंट्स को हमेशा स्ट्रांग दिखना है, उसको लगता है कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मुझे रोना भी नहीं है, मुझे सबको संभालना है। और इस चक्कर में क्या है, वो अंदर से बहुत ज्यादा ही कमजोर हो जाता है क्योंकि वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। इसी वजह से शायद डेथ रेशो ना जेंट्स की ज्यादा है, औरतें थोड़ी सी आपको कम मिलेंगी जो अकेली होंगी, मतलब पुरुष ज्यादा मिलेंगे। नहीं, महिलाएं ज्यादा मिलेंगी, पुरुष कम मिलेंगे आपको। हाँ जी, मतलब जीवन से ही उनका वो हो जाता है बेचारों की। पुरुषों को इमोशनल उस पर काम करना चाहिए, महिलाओं को बिल्कुल। हाँ जी। वैसे तो पुरुषों को, मैं सभी को करना चाहिए। अपने आप देखो, अपनी फिजिकल उस पर आप ध्यान देना चाहिए। और पुरुषों के लिए तो ये भी रहता है ना कि इमोशनली भी काम करें, एक्सप्रेस करना सीखें। रोना नॉर्मलाइज कर दिया गया है, अब फिर भी नहीं रो पाते हैं जेंट्स, बुरा मानते हैं। जैसे अभी हमारे घर में कोई रो रहा था, मेंशन नहीं करूंगी, तो उन्होंने बोला कि देखो सभी सोचते होंगे कि मैं रो रहा हूँ, मैं तो आदमी नहीं हूँगा। तो मैंने बोला कि देखो ये सोसाइटी की नरिशमेंट है ना, तो वो मुझे बोल रहा है बेचारा कि मैं रो रहा हूँ, तो ये अच्छा नहीं मान रहे होंगे सामने वाले लोग। मैंने ऐसा सोचना भी क्यों है, रोना बहुत नॉर्मल है और रोना चाहिए, जब मन करे तो रोना चाहिए। ऐसा थोड़ी नहीं भी लड़कियां रो सकती हैं, लड़के नहीं रो सकते, मर्द को रोना ही नहीं आ सकता है कभी। तो हमने बहुत सारी चीजें सोसाइटी में टैबू करके रखी हैं। लाइफ बहुत सिंपल है, कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहिए इसको कभी। सिंपल रखो इसको, अपने ऊपर काम करो, आप हर एक चीज अच्छे से डील कर पाएंगे। और जो भी आप काम करें जिंदगी में, उसमें आप अपना 100% दें। ऐसा कोई भी नहीं है चीज जो आप कर नहीं सकते हैं। बहुत बढ़िया। इसी एक बेहतर नोट के साथ मैम 2 छोटे छोटे सवाल। कोई लाइफ का रिग्रेट रहा है? लाइफ का रिग्रेट है मुकुल जी के, मेरा जो मैं जीवन को बहुत जल्दी जीवन में ले आई, मतलब अपने बेटे को। हाँ जी, उसको लाना एक्चुअली वो नहीं है, वो तो मेरी ब्लेसिंग है सबसे बड़ी लाइफ में। अगर मेरे पास सबसे खूबसूरत कोई चीज है तो मेरा बेटा ही है आज की डेट में। पर मुझे ऐसा लगता है मुकुल जी, जो उसकी परवरिश मैंने की है उस टाइम में, आप देख सकते हैं कि 22 साल में बाल विवाह कहलाना चाहिए गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, मैरिज थोड़ी सी लेट होनी चाहिए इंसान की। हाँ, फिर अब के बच्चे भी थोड़े मैच्योर हैं। और मैं पुलिस में रहते हुए इतनी जल्दी मैंने शादी कर ली। अब जैसे कि मैंने आपको अपने बारे में बताया, या आपको पता चल गया कि गाँव की पृष्ठभूमि की बहुत ही भोले उससे आ रहे हैं, हम पृष्ठभूमि से आ रहे हैं, और मेरी शादी हो जाती है, फिर मैं बच्चे को ले आती हूँ जीवन में। मुझे कोई नॉलेज नहीं है पेरेंटिंग की, पर चलिए नॉलेज की बात नहीं है, आपके पास बच्चा आ जाता है। पर मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि मैं एज ए मदर बहुत अच्छे से परवरिश कर सकती थी अपने बच्चे की। तो पुलिस में रहते हुए दिक्कतें थी बहुत ज्यादा, मैंने बहुत जल्दी ला दिया, मतलब उसको थोड़ा सा लेट लाती मैं, और हाँ अच्छा उसको लाइफ दे सकती थी। अब मुझे आज भी याद है, जैसे कभी ड्यूटी लग रही है कहीं पे, कहीं भी छोड़ रही हूँ उसको, या एक बार मेरी ड्यूटी रामपुर लगी 8-7-8 दिन के लिए, मैं पूरी 7-8 दिन सो नहीं पाई थी पूरी रात। बच्चे को छोड़ना पड़ा था मुझे, मेरे साथ सर का घाट ले गए उसको उस टाइम, क्योंकि अब इतने दिन के लिए तो उसको कहाँ रख सकती थी मैं। तो ऐसी ऐसी दिक्कतें रही है। तो ये सिंगल रिग्रेट है मेरी लाइफ में कि अगर आपने बच्चा करना है ना, तो पेरेंट्स के पास टाइम होना चाहिए। आपको कोई हक नहीं है कि बच्चे को आप लाए और फिर आप उसको टाइम नहीं दे पा रहे। तो मैं मतलब उसको जो टाइम नहीं दे पाई हूँ, दैट इज रिग्रेट, बिग ह्यूज रिग्रेट उस चीज को। और आखिर में जैसे हमेशा की तरह मैं आपसे पूछता हूँ, आप कहती भी हैं, आर यू वर्किंग ऑन योर फुल पोटेंशियल? आपको लगता है अभी और करने को है? मुकुल जी मुझे ऐसा लगता है बहुत पोटेंशियल है, यूज ही नहीं हो रहा। आई स्टिल फील इट कि अभी मुझ में बहुत पोटेंशियल है, यूज नहीं हो रहा। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ अभी, मैं मतलब अभी बहुत कुछ करना है लाइफ में, ऐसा लगता है मुझे। चलिए, इसी एक बेहतर वर्ड्स के साथ हम यहाँ पे खत्म करेंगे इस इंटरव्यू को, और आशा करेंगे वो पोटेंशियल भी रियलाइज हो, हम आपको दोबारा बुलाएं और बातें करें और चीजों के बारे में बात करें। मधु पठानिया मैम, यू गेव अस सो मच टाइम। आपने बहुत अच्छे से अपनी बात को भी रखा, अपनी कहानी को भी रखा। आशा करते हैं और लोगों को भी इंस्पायर करेगी और बेहतर स्वास्थ्य की ओर, बेहतर जीवन की ओर लेकर जाने के लिए प्रेरित करेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। Thank you so much, Mukul ji. Thank you for having me. It's an honor being here. Thank you so much. Thank you, ma'am.